संघ परिवार ये चीज समझता था, कम्युनिस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। कांग्रेस वालों की अलग समस्या थी, वो एरोगेंस में चले गए और डायनेस्टी पॉलिटिक्स में वो इतने एम्ब्रॉयल्ड हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि पैरों तले जमीन कब कैसे खिसक रही है। लेकिन संघी इस चीज को लेकर बहुत सेल्फ कॉन्शियस थे कि मौका मिले तो सत्ता ले लो। ही न्यू ही वाज लूजिंग द कॉन्फिडेंस वोट। व्हाई डू यू थिंक ही चोज टू बी ह्यूमिलिएटेड? देखिए ये रिस्की बिजनेस है। 3 दिन के लिए आपको कोई मैं बड़ा पोस्ट पे डाल दूं, लेकिन आपको तीसरे दिन रिजाइन करना पड़ेगा, आप करेंगे? ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। इट वाज अ गैम्बल, इट्स अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग थिंग। उन्होंने कैलकुलेट किया कि हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे, वी वुड हैव नथिंग टू लूज। वाजपेयी के साथ होता है ना, उनकी चीज लगती है कि वो काफी नेचुरल है, लेकिन जैसा आपको दुनिया के सबसे जो अच्छे वक्ता है वो बताएंगे कि वो हर चीज बहुत ही गहरी तरीके से प्रैक्टिस होता था। उनको ये बचपन से ये प्रैक्टिस करते थे कि कब कौन सा चुटकुला सुनाना है, किस समय सुनाना है, का रिदम क्या होगा, मीटर क्या होगा, पॉजेस कैसे लेने हैं, एक मेंटल मैप बना के वो आते थे। क्या आपको वाजपेयी और मोदी जी के बीच में भी कोई पैरेलल दिखे क्या? किताब का नाम ही तो है बिलीवर्स डिलेमा है, डिलेमा हो गया उनका, पर बिलीवर तो है ही ना। के जहन में ये शायद ये बात थी बिल्कुल स्ट्रांगली कि चलो यार चुनाव वुनाव चलता रहेगा और मैं भी बुढ़ा गया हूँ और मेरी कितनी उम्र बची है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी करके जाऊं जो मीडियम रन में इंडिया के लिए अच्छी रहे। उस सेंस में मुझे लगता है वो काफी ज्यादा ऑडेशियस थे एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। नमस्ते। पुलियाबाजी पर जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आती है तो पुलियाबाजी.in पर जाके हमारी वेबसाइट पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिस पर आप नए और अनोखे विषयों पर हिंदी में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। हम हमारे श्रोताओं द्वारा भेजे गए आर्टिकल्स भी इनमें शामिल करते हैं और फोटो कॉन्टेस्ट और ऐसे कॉन्टेस्ट जैसे दिलचस्प प्रतियोगिताओं में भी आप हिस्सा ले सकते हैं, तो इन्हें भी ज़रूर चेक करें। और ये पुलियाबाजी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमसे ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। ख्याति, क्या हाल चाल? हालचाल ठीक है। वैसे हम हमारा एपिसोड नंबर 299 रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या बात है। यस। हाँ, सही है। तो वैसे सौरभ, आपने पिछली बार छुट्टी मार दी थी। हाँ, 298 में बिल्कुल। क्या करे, पापी पेट का सवाल। हाँ, तो इस बार एक त्रुटि निवारण करते हैं। इस बार एक शानदार डिस्कशन की ज़रूरत है। तो हम लोग इस बार बात कर रहे हैं एक बायोग्राफी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि दो अंकों में आई हुई है। और उनके बायोग्राफर हैं अभिषेक चौधरी, जिन्होंने 10 साल स्पेंड किए हैं अपने जीवन के इन दोनों किताबों को लिखने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा अभिषेक को बुलाएंगे, और उनकी पहली किताब आप देख सकते हैं पीछे है। तो ये एक मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी थी। मतलब मैंने सोचा था पढ़ूंगा, बायोग्राफी जनरली मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो पर मैंने शुरू की ये बायोग्राफी और ऐसे लगा कि इसको छोड़ना ही नहीं है। तो मैंने झटपट खत्म कर दी और अभिषेक से पूछा भी कि यार इसमें एपिसोड रिकॉर्ड करना है। तो फिर उन्होंने बोला मैं एक और लिख रहा हूँ, उसके बाद करेंगे। तो अब दोनों लिख चुके हैं वो, तो हम लोगों ने सोचा अब अभिषेक को बुलाना ही है और उनसे समझना है इस किताब के बारे में, अटल जी के बारे में और काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। धन्यवाद। प्रणय, ख्याति, सौरभ, आप सबों का बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए मुझे। तो अभिषेक, वैसे तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार अंत से शुरू करेंगे। तो क्योंकि आपने इतना समय स्पेंड किया है इस विषय पर, तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता था कि उनकी अटल जी की जीवनी लिखने के बाद आपका उन व्यक्ति के रूप में उनका आकलन किस तरीके से, आप क्या मन में क्या विचार आते हैं जब हम लोग सोचते हैं अटल बिहारी वाजपेयी एज अ पॉलिटिशियन, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज एन ऑर्गेनाइजर? मतलब देखिए, ऐसे मैं उनको पर्सनली कभी नहीं जानता था। मैंने उनको बस 1-2 बार हॉस्पिटल में देखा और तब तक वो करीब करीब वो जा चुके थे। तो उस तरीके से तो मैं उनको जो जानता हूँ वो मैं अध्ययन के थ्रू जानता हूँ। वो मैंने 300-400 लोग जिनसे मिला, जो मैंने आर्काइव्स में देखा, उसके थ्रू जानता हूँ। लेकिन ये बात भी है कि वो हम सब की बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, शायद आप में से कुछ लोगों के बचपन। तो वो तो था, तो थोड़ा सा जब मैंने शुरू किया तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी था उस चीज को लेके। लेकिन ये आपकी भी नहीं, आपने अंत की बात की है तो मैं लेगेसी की बात कहूंगा। मुझे लगता है कि वो इंडिया के कॉन्ट्रडिक्शंस को एम्बॉडी करते हैं कि कई मामले में इंस्टिंक्ट में तो प्लूरल है, लेकिन थोड़ा लेगेसी थोड़ा सेक्टेरियन हो जाता है। तो लेकिन फॉर व्हाट इट इज वर्थ, आई कैन टेल यू कि जब उनकी मृत्यु हुई 2018 में 16 अगस्त को, तो मैं
मुझे बहुत जगहों से फोन आया कि आप थोड़ा सा किसी चैनल पे आ जाइए, एनडीटीवी पे आ जाइए, बीबीसी वालों का आया कि हमारे लिए ऑबिटोरी लिख दीजिए, और भी बहुत सारे पत्रिकाएं और मैगजीन। पर पता नहीं कि उस समय मुझे लगा कि ये शायद उचित नहीं होगा उस तरीके से थोड़ा सा, तो मैंने मना कर दिया, पार्टली बिकॉज मैं अपने रिसर्च के बीच में था, बट ऑल्सो देयर वाज समथिंग दैट स्टॉप मी, एंड एट मिडनाइट आई वेंट टू हिज हाउस, एंड बाहर में मैं कतार में थोड़ा सा खड़ा हुआ, क्योंकि शाम को तो इतना वहां पे इतनी भीड़ थी, उनका जो सिख थे कृष्णा मेनन मार्ग, जहाँ पे वो उन्होंने 10 साल बिताए अपने जीवन के, और जहाँ पे मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था मैंने उनको एक बार प्रणाम कर लिया, कि फिर मुझे लगा कि मैं जो लिखने वाला हूँ वो शायद ना मतलब उनके परिवार को तो नहीं पसंद आएगा, उनको मुझे पता नहीं, मतलब हाँ ये जरूर है कि मैं चाहता कि अगर वो जीवित जीवित होते तो शायद इस पे क्या रिएक्शन देते। ऑब्वियसली मतलब पब्लिकली तो वो कहते ही कि मेरे पे हैचर जॉब कर रहा है, बट आई वंडर कि वो प्राइवेटली क्या सोचते, मन में क्या सोचते। जी। बिल्कुल। पर आपको ऐसा क्यों लगा अभिषेक? आपने काफी, मुझे ऐसा लगा कि आपका टोन काफी न्यूट्रल और क्यूरियोसिटी वाला था अपने सब्जेक्ट जी। के प्रति, कि भाई उत्सुकता के तरह से आपने देखा कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो हैचेट जी। जॉब क्यों बोलेंगे आपने? ऐसा तो नहीं, जबकि ठीक है आप काफी अपनी पॉलिटिक्स को लेकर के स्पष्ट भी हैं कि भाई मेरी पॉलिटिक्स अग्री नहीं करती है हिंदुत्व वगैरह से, तो वो आपने काफी स्पष्ट बोला है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आप एकदम उनके कुछ खिलाफ करने के लिए निकले हैं, या बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सेलेक्टिवली उनके उनकी अच्छी चीजें बताऊं, खराब चीजें बताऊंगा, अच्छी चीजें नहीं बताऊंगा। बिल्कुल तो ये तो आपने नहीं किया। बिल्कुल, मतलब कि मेरा वो अप्रोच भी नहीं है लिखने का, किसी भी चीज को लिखने का नहीं। अगर आप मुझे फाइंड द वर्स्ट मॉन्स्टर ऑन अर्थ, आप ईदी अमीन पे बोले मुझे लिखने, या हिटलर के ऊपर बोले, और मेरे पास अगर समय और रिसोर्सेज रहेंगे, तो मैं पहले शुरू करूंगा, लोकेट करना चाहूंगा कि वो इंसान आता कहाँ से है। हम्म। तो समझ रहे हैं, चाहे वो कोई हम्म। देवता हो, मतलब इन वाजपेयी केस इज डिफरेंट, वो इन वाजपेयी केस ही इज ऑलमोस्ट लाइक बीजेपी नेहरू इन 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 मेनी वेज। हम्म। तो पर मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं उनको लोकेट करना चाह रहा था, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो कहाँ से आते हैं, तो मेरी उसमें रुचि ज्यादा थी। तो मैं कोशिश करता हम्म। हूँ कि एज अ क्रिएटिव पर्सन कि मैं किसी को भी जज ना करूं, या करूं भी तो कम से कम शुरू में तो जज ना ही करूं, उसके ऊपर थोड़ा समय बिताऊं, उसका जो जीवन है उसको एक्सप्लेन करूं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि द जजमेंट शुड बी लेफ्ट मोस्टली टू रीडर्स। तो मेरे पास कई अलग अलग तरीके के लोग आए हैं, उनके बहुत ही डाइवर्स फीडबैक आए हैं किताब को लेके। इसकी एक शायद ये भी वजह है कि मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आता हूं, तो मैं बहुत काफी लंबे समय तक, मैं अर्ली 20s तक बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं था। बाय दैट आई मीन कि मैं ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ता था, और थोड़ा बहुत मुझे डेवलपमेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कि रूस का या चीन का या क्या अनुभव रहा है, वो सब पता था। लेकिन मैं ढंग से थोड़ा, मुझे राजनीति समझ नहीं थी। इनफैक्ट आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने 22-22 साल तक मैंने कभी आरएसएस का ढंग से नाम भी नहीं सुना था। दैट्स द ट्रूथ। इट इज ओनली आफ्टर आफ्टर माई मास्टर्स, पार्टली बिकॉज जब मैं हम्म। नॉन प्रॉफिट्स में काम कर रहा था और थोड़ा सा बोर होता था, और जीवन में एक सर्च थी कि मैं क्या करूं, तो ज्यादा पढ़ना शुरू किया, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा ऐसा भी कोई चीज होता है। एंड ऑफ कोर्स देखिए, बाबरी जब टूटी थी, या जब गुजरात दंगे हुए थे, या जब एनडीए की सरकार आई थी, वो सब पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आरएसएस क्या होता है, या वो एक हाइड्रा हेडेड फैमिली है, और उसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, मजदूर संघ भी है, वनवासी कल्याण आश्रम भी है, और भाजपा जनसंघ भी है। तो ये मुझे काफी बाद में पता चला। आई वॉज इन माई मिड 20s, जब मैंने, वो भी 2013 के कॉन्टेक्स्ट में पता चला कि जब 2013 में जब ये हुआ कि क्या कहते हैं, जो पोस्ट अन्ना मूवमेंट की जो चरनी थी, उसमें हुआ कि जो बैटन है वो संघ परिवार ने मोदी जी को पास कर दिया, और आडवाणी जी साइडलाइन कर दिए गए। तो उस टाइम में मेरी पहली बार, मतलब एक जो होता है, एक आम किसी युवक की जो क्यूरोसिटी होती है, जो एक एडल्ट होता है, जो थोड़ा सा कॉन्शियस, नया नया पॉलिटिकली कॉन्शियस हुआ होता है, तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डिगिंग अप। तो उस समय मैं थोड़ा सा, तब तक मैं थोड़ा सा मैं लिखने लगा था पत्रिकाओं के लिए, और तब जाके मैंने थोड़ा सा इसमें गहरी रुचि लेनी शुरू की, एंड देन तो ये सब चल रहा था। और एक ये भी था इस पे काम करने का कि उस समय मैंने एक राइटिंग वर्कशॉप किया था पैट्रिक फ्रेंच के साथ, जो कि एक बहुत मशहूर बायोग्राफर थे। उनका हम्म। देहांत हो गया, एंड मे हिज सोल, इफ देयर एग्जिस्ट सच अ थिंग, रेस्ट इन पीस। तो पैट्रिक के साथ, तो उनकी किताबें पढ़ी मैंने,
सिर्फ उनके वर्कशॉप के लिए। मुझे लगा कि भाई इस आदमी के साथ वर्कशॉप कर रहे हो तो मतलब बेवकूफ की तरह तो मत आओ, उसकी किताबें कम से कम पढ़ के जाओ, बिकॉज आई लाइक टू बी प्रिपेयर्ड इफ आई कमिट माई सेल्फ टू समथिंग। तो तब तक मैं बायोग्राफी जॉनर को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अचानक से मतलब खास करके नायपॉल वाली किताब जब मैंने पढ़ा तो मेरा बिल्कुल मेरी दिमाग की थोड़ी रिवायरिंग वायरिंग थोड़ी हिली। मुझे लगा यार ये तो क्या कमाल का आदमी है। और पर फिर भी मैं मतलब मुझे बायोग्राफी में बहुत रुचि नहीं थी। मोटी किताब कौन पढ़ता है, मैं प्रोफाइल्स का ज्यादा प्रेमी था। मुझे अभी भी ऐसे प्रोफाइल्स ज्यादा पसंद है। लेकिन वो काल चक्र चलता गया और होते होते हुआ कि भाई चलो कुछ बड़ा फॉर्मेट कुछ किया जाए। सो आई आई प्लंज इनटू इट बेसिकली एट सम पॉइंट इन 2015। पर ये मतलब ऐसा भी कोई एक मतलब कोई लीनियर आंसर नहीं है कि मतलब मैंने लिख दिया। वो हुआ कि पहले हुआ कि करूं, फिर करूं कि ना करूं, और थोड़ा सा हुआ कि आई वुड टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन 1 स्टेप बैकवर्ड। फिर लगा कि मतलब अगर किताब करना है तो उसमें कुछ साल लगेंगे, तो वो सब चला। तो काफी लीनियर कुछ भी नहीं था। पर मैं बेसिकली आर्काइव गया और देखा कि जैसे मैं पहले तीन मूर्ति जाना शुरू किया 2015 में, तो वहां मुझे पंचजन्य में और ऑर्गेनाइजर में कुछ पहले की चीजें मिली। वो आई थिंक वहां से मेरा मुझे लगा कि मैं कुछ वाकई में कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि दिल्ली में अगर आप 20s में हैं और आप तो उस तरीके की का एम्बिशन की आप किताब लिखना चाहते हैं, बहुत एनकरेज नहीं किया जाता है। सबको लगता है अभी क्या, अभी तुम लौंडे हो, तुम रिपोर्टिंग करो, 20 साल थोड़े बुढ़ापे बुढ़ापे में कुछ किताब विताब लिखना। थोड़ा ये एटीट्यूड है बाय द वे। हम्म। तो लेकिन मुझे भी लगता था कि लिखना हो तो सबा नकवी लिखें इस पे किताब, स्वपन दास गुप्ता जैसे लोग लिखें इस पे किताब। तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये डाउट हमेशा से था। तो इसलिए आई डिडंट टेल टू मेनी पीपल एट फर्स्ट कि मैं इस किताब पे काम कर रहा हूँ। बट व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द आर्काइव्स, तो मैंने देखा कि उनके बचपन की इतनी सारी चीजें थी। तो मेरा बार बहुत ही लो था। मेरा बार ये था कि फॉर एवरी डे दैट आई गो आउट, वेदर टू इंटरव्यू समवन और इन द आर्काइव, मुझे या तो एक नया तथ्य मिले या एक नया इंटरप्रिटेशन मिले। एंड आई होप कि चूंकि मुझे सेकेंडरी लिटरेचर अगर पता है, 2015 तक मैंने जितनी भी किताबें होती है वो वॉल्टर एंडरसन, क्रिस्टोफ जेफरेलो, यही दो तीन होते थे उस समय में। तब तक वो अभी जो नई किताबें आई वो नहीं थी, विक्रम संपत स्टार नहीं थे, साई दीपक तब तक नहीं आए थे, आजकल के जो भी राइट विंग स्टार्स हैं। तो बाकी जो किताबें थी वो सब मैंने थोड़ा चाट पोस्ट लिया था। पर फिर भी मैं आर्काइव जा रहा था। तो मेरा यही बात था कि अगर मैं हर दिन एक नया तथ्य अपने लिए ढूंढ सकता हूँ, तो हो सकता है कि इसमें 2 साल में हर दिन एक नया चीज ढूंढूं, तो 770 न्यू फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन वुड मेक फॉर अ हम्म। मैन्युस्क्रिप्ट। दैट वाज माय वाइल्ड होप। और इसी स्ट्रगल में मैंने काफी समय बर्बाद भी किया, बिताया भी। लेकिन होता क्या है, जैसे मैं पंचजन्य मैंने देखा तो उसमें मुझे पहले हफ्ते में ही मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिला। वो ये था कि उनके पेरेंट्स के डेथ की खबर। तो मैंने मैंने पहली बार देखा कि वो अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे 55 में, तो वो चुनाव वो हारे और उसके एक हफ्ते बाद उनके पिता का देहांत हो गया। एंड आई थॉट दैट वाज वेरी स्ट्राइकिंग। ठीक है। और हम्म। उसी के 3-4 महीने बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। उन दोनों को बाय द वे कैंसर था। और तब मुझे पता चला कि ये कितनी रोचक फैक्ट है कि देखिए उस समय वो टेक्निकली स्पीकिंग वो बेरोजगार थे। ठीक है, उनके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं थी। वो अपना चुनाव वो संपादक वो प्रचारक तरह की तरह अपना जीवन यापन करते थे। तो उनके मन में बाद में मुझे पता चला कि उनके मन में इस बात की बहुत टीस थी कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा हेल्थ केयर कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर पाया। और उस समय तो कैंसर हमारे यहाँ कोई जानता भी नहीं था उस बीमारी को क्या कहते हैं। तो लेकिन उस बात का दुख उनको उनको भी सदमा इतना गहरा था कि उन्होंने जीवन में कभी उस बारे में बात ही नहीं किया। ही ऑलमोस्ट नेवर टॉक्ड अबाउट। आप कभी भी वाजपेयी को आप देख लें, एक ही बार उनसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड ही सेड माय फादर्स डेथ, दैट डे वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो अचानक से फिर मुझे आर्काइव में तब मुझे ये याद है कि बचपन में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था जहां पे उन्होंने ऐसा कहा था। तो देन सडनली आई रियलाइज ओ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकली वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये हुआ। फिर मैं एक बार राष्ट्रधर्म गया, इसमें हम लोग बाद में भी आएंगे। फिर मैं लखनऊ गया था आईबी आर्काइव्स में। तो मुझे लगा कि और प्राइवेट पेपर तो है नहीं, तो कहाँ पे क्या मिल सकता है। तो मुझे लगा कि आईबी आर्काइव्स में कुछ लोग वहां जाके, जब संघ पे बैन लगा था 48 में, तो मुझे लगा यूपी के आईबी आर्काइव में कुछ मिल सकता है। तो वो इतना ब्यूरोक्रेटिक है भाई साहब कि उन्होंने मुझे 3 साल दौड़ाया। उन्होंने फाइनली मुझे 19 में मुझे उन्होंने एक्सेस दिया, वो भी 2 दिन के लिए। अब वो अलग एक राम कहानी है, उसमें मुझे कुछ माल मटेरियल मिला भी, मैंने यूज किया है। पहले वॉल्यूम की अगर आप रेफरेंसेस देखेंगे तो उसमें ठीक ठाक ही मिला। और उसी चक्कर में ऑन अ व्हिम एक दिन मुझे लगा कि राजधर्म का आर्काइव यहाँ से देखूं वहां कुछ मिलता है कि नहीं। तो वहां मैं गया। तो वहां मुझे, वो मेरे पास अभी भी है, शायद मैं इससे कुछ एक्सट्रैक्ट भी पढ़ूंगा एट सम पॉइंट। तो वहां मुझे उन्होंने फोटोकॉपी दिया। तो उसका फिर मैंने उनका फोटोकॉपी कर लिया फिर। क्योंकि उनपे जब बैन लगता था तो सब कुछ पूरा उनका ऑफिस वो जब्त कर लेते थे और तोड़फोड़ कहीं पे भी होता है ना, पुलिस आती है कुछ भी सील करती है।
तो उसमें तो होता है कि वो सब कुछ ही तोड़ फोड़ मचा देते हैं, तो कुछ बचता नहीं था। तो किसी के घर में रहा होगा पहले के इश्यूज जो हैं, तो उनके पास भी वही फोटोकॉपी की फोटोकॉपी टाइप की। तो लेकिन उसमें जो मैंने देखा वो इतना रोचक था, ख्याति प्रणय और सौरभ, कि तब मुझे लगा कि ये इस पे मैं काम कर सकता हूँ। मतलब उसमें मैंने देखा तो वाजपेयी का टोन इतना रैबिड था, लेकिन मुझे कि वो बिल्कुल कांग्रेस को इतनी गाली दे रहे हैं, गांधी को इतनी गाली दे रहे हैं, अच्छा उनके पिता जो थे वो भी गांधी को गाली दे रहे हैं, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही डोप सा डॉक्यूमेंट है। और इसके बारे में मैंने कहीं से किसी से कुछ भी नहीं सुना था। तो एक तरीके से इस तरीके का छोटा 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 वन बाय वन, धीरे 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 धीरे, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर करके, फिर मुझे एक साल मैंने काम किया। फिर मुझे लगा कि यार मेरे पास इतना तो मुझे पता है कि मैं कुछ लिख सकता हूँ इस पे। इट माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग ऑन अर्थ, बट इट विल प्रोबेबली बी समथिंग यूजफुल, समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग न्यू। तो तब मैंने एक प्रपोजल लिखा 2016 के एंड में, पर उसमें भी मैं हवा में तीर मार रहा था क्योंकि मुझे लेंथ वेंथ का कुछ पता था नहीं। तो मैंने लिखा कि ये किताब 250 से 300 पेज की होगी। अच्छा वो इट्स ए स्टूपिड थिंग टू से, बिकॉज पेज मीन्स नथिंग, एक एक पेज में 200 वर्ड भी होता है और 500 वर्ड भी होता है। तो मैं हवा मार रहा था बेसिकली। बट मेरा आई थिंक व्हाट आई अज्यूम्ड वाज कि मे बी इट विल बी अ बुक ऑफ समथिंग लेस देन 1 लाख वर्ड्स, 90,000, 1 लाख वर्ड्स। तो एनआईएफ के मेरे प्रपोजल में अभी भी वो शब्द नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 250 से 300 पेज। और चूंकि आपके पीछे वो किताब रखी हुई है तो आपको देखें 250-300 पेज में तो मैं 70 तक पहुंचता हूँ। तो उनका काफी तो वो, तो ये बाद में काफी ये लूज बैग मॉन्स्टर हो गया जब मुझे एनआईएफ मिला। और फिर वहां पे रामचंद्र गुहा थे और श्रीनाथ राजभवन और निर्जा निर्जा जयाल गोपाल, तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा इसके बाद कोई लिखेगा नहीं तो थोड़े अच्छे से करो। तो मैंने उस इनकरेजमेंट को थोड़ा जरूरत से ज्यादा सीरियसली ले लिया। तो फिर वो होते होते हुआ कि मैं थोड़ा सा मैंने स्ट्रेटेजिक एरर भी किए उसमें। ये था कि मैंने, मुझे आइडियली, मैं आपके आपके जो भी श्रोता दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अगर कोई किताब रिसर्च करते हैं तो उसमें ये जरूर ध्यान रखें टाइम ड्यूरेशन का, कि आपके पास जीवन में अगर 2 साल हो तो आप कोशिश करें कि 40% उसको रिसर्च करने में लगाएं और उसके बाद बाकी समय जो है उसका लिखने में लगाएं 40%, क्योंकि रीराइटिंग में भी आपको बहुत समय लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल। बहुत ही सीरियस, एक बहुत ही नियर फैटल मिस्टेक किया। मैंने ये तय किया कि मैं 2 साल में रिसर्च करूंगा और 1 साल में फटाक से किताब लिख दूंगा। ठीक है, फिर वो क्या हम्म। गया कि 2 साल में फिर मटेरियल इतना इकट्ठा हो गया कि फिर मैं लिखने लगा तो मुझे 100 पेज, मतलब पहले के 3 चैप्टर लिखने में 4 महीने लग जा रहे हैं। तो फिर तो मतलब आई रियलाइज दैट एरर मच लेटर। पर मैं उससे थोड़ा सा, अब मैं आई एम लेस स्टूपिड। तो आगे से जब मैं किसी और किताब के प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तो शायद ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं, तो मैं आई वाज वेरी रॉ। आई डिड नॉट नो एनीवन हु हैड वर्क। मैं अभी तक, मैं आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट मैं किसी को नहीं जानता हूँ जिसने 900 पेज का डेब्यू लिखा हो। और इट जस्ट बर्न्ट मी आउट सो कंप्लीटली दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई डोंट वांट टू डू बिग लॉन्चेस और लिट फेस्ट। मेरा 2022 से है कि आई जस्ट वांट टू डेस्परेटली रैप द डैम थिंग अप एंड मूव ऑन इन लाइफ एज क्विक एज कुछ पॉसिबल। और करें आगे। हाँ, हाँ। पर ये कबक लेकिन छोड़ता ही नहीं जबरदस्त है अभी। डेब्यू, पर जबरदस्त डेब्यू ना अभिषेक, आपने क्या कहते हैं, मतलब ड्रीम डेब्यू है आपका। क्या कहते हैं, आपने ऑलमोस्ट जिसको बोलना चाहिए अथॉरिटेटिव बायोग्राफी लिख दी है एक बहुत बड़ी हस्ती की, हिंदुस्तान की। सर अथॉरिटेटिव कुछ नहीं होता है, देखिए ये सब, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, बट ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, आपको ही पता है। मतलब मुझे नहीं नहीं, हम मतलब हम तो लोहल, हम तो हम तो एज जी ए जी पाठक बोल रहे हैं, हमको आपकी क्यों जी जी, मार्केटिंग करनी है, हम आपके नहीं पब्लिशर नहीं, थोड़ी मैं आपको देखिए, मैं टचवुड बोला ना, लोहा लक्कर सब छू रहा हूँ। मेरी किताब को अच्छे रिव्यूज मिले और बहुत लोगों ने क्लासिक वासिक भी बुलाया, तो आई वॉज रियली टच बाय दैट फीडबैक। लेकिन सच हैं। बात यह, इतिहास क्या होता है? इतिहास 10 डॉक्यूमेंट होता है। हम्म। हिस्ट्री इज व्हाट? हिस्ट्री इज 10 मोर न्यू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो कल को हम्म। अगर उनका कोई प्राइवेट पेपर रिलीज कर दे, ऐसे होने वाला ये नहीं है भारत में जो ट्रेडिशन है। तो लेकिन तो इसीलिए मुझे इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं है और मैं इस बात को लेकर एक्चुअली बहुत सेल्फ कॉन्शियस हूँ कि अदर देन स्ट्रिक्टली फॉर मार्केटिंग पर्पसेज मैं इसको कभी भी फाइनल या अथॉरिटेटिव चीज मैं बचता हूँ। अब ठीक है, ठीक। अब मार्केटिंग की अपनी जरूरतें होती हैं तो उसके लिए हम लोग जो सब कुछ करते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू डू दैट, बट देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट रिमेन्स डीपली स्केप्टिकल ऑफ कॉलिंग माय बुक अभिषेक अथॉरिटेटिव एक और चीज बताइए, क्योंकि आपने खुद ही बोला थोड़ा हैचेट जॉब जैसा वर्ड, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको, और आपने खुद ही आपकी पॉलिटिकल लीनिंग्स भी बुक में ही जाहिर की हुई हैं, तो आपको ये नहीं था कि बीजेपी की इतनी बड़ी हस्ती की बायोग्राफी आप लिख रहे हैं तो आपको जूते पड़ेंगे खूब, प्रशासन से भी और बाकी लोगों से भी, ऐसा नहीं, दिमाग मुझे में इस था बात का क्या? डर नहीं था। मैं देखिए, मैं ऑब्श्योर इंसान हूँ, मेरा कोई नौकरी छीन नहीं सकता है।
ठीक है, तो ठीक। अभी भी उस बात का है कि आई कैन अफोर्ड टू बी एरोगेंट एंड लाउड एंड बॉइस्टरस बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल टू लूज, बिकॉज आई हैव ट्राई टू मैनेज माई लाइफ इन सो लिटिल कि मुझे किसी लाला जी का बहुत डर नहीं है। तो मतलब मुझे कई बार लोगों ने कहा है कि किताब में मैंने कई सारे लाला जियों का जिक्र किया है जो बड़े बड़े सेठ धन्ना सेठ है, इंक्लूडिंग पीपल हु रन द कंट्री राइट नाउ। तो उस चीज को लेके लीगल इश्यूज में लीगल वेटिंग जब हुई तो उसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया गया कि इसका क्या करें, या कुछ स्कैंडल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट लाइफ के स्कैंडल्स हो या फाइनेंशियल स्कैंडल्स हो। मैंने एक दो जगहों पे सेकेंड वॉल्यूम में ऐसे चरित्रों का नाम लिया है जो अभी सत्ता में है और बड़े बहुत पावरफुल हैं, और वो आपको चाहे तो आपको इनडायरेक्टली आपको वो हर्ट कर सकते हैं। मतलब आजकल तो ये होता है कि कोई डायरेक्टली कुछ नहीं करता है, वो अपने किसी चमचे को भिरा देगा किसी लॉयर को कि भाई अब तुम इसको थोड़ा सा इससे कहीं पे कुछ लॉसूट वॉसूट कर दो तो। लेकिन मैंने फिर मेरा ये था कि यार अब सी आई डोंट कम फ्रॉम फैमिली ऑफ राइटर्स, तो मेरा ये था कि मैं अगर एक ही किताब लिख रहा हूँ तो वो थोड़ा ईमानदारी से करूँ, अगर नहीं लिखना हो तो जीवन में कुछ और करूँ। एंड दैट शुड माय आई एम प्रीटी श्योर माय फैमिली विल बी वेरी हैप्पी कि अगर उनका बस चले तो मेरी किताब फ्लॉप ही हो जाए तो अच्छा है, और ताकि उसको कम से कम ये है कि मोह भंग हो जाए कि किताब में कुछ नहीं रखा है तो जीवन में ज्यादा सीरियस चीज करें, ज्यादा ट्रेडिशनल चीज करें बाकी लोगों की तरह। तो इफ आई डोंट नो अभिषेक, क्योंकि आपने बोला धारणाओं के बारे में और किस तरीके से धारणाएं बदली, एक इंटरेस्टिंग फेज है दूसरी किताब में जो 1983 और 88 के बीच का फेज है, जहां पर मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ रही हैं भारत में, और आप लिखते हैं कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी एक तरीके से अपने पार्टी के लोगों पर एक अंकुश लगा रहे हैं कि आप इसमें ना चले जाइए। तो ये भी मुझे बहुत दिलचस्प लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, वो फेज कैसा था, क्या हो रहा था उस वक्त, और अटल जी का क्या रोल था। जी 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 प्रणय, ऐसा है 1980s बहुत ही मुझे लगता है इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज फेज है और इवेंट्स पैक्ड है। और ऐसा हुआ कि वो वाजपेयी के अपने जीवन का भी सबसे वर्स्ट फेज था, बोथ इन सम वेज पर्सनल लाइफ में भी उनको कैंसर हो गया था और पॉलिटिकली करियर का तो था ही। अगर आप सन 1955 की मैं बात कर रहा था जब वो उनके माता पिता का देहांत हुआ, एक ही साल में पहला चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है उनके जीवन का सबसे खराब फेज 84-85 था। लेकिन इस पे मैं थोड़ा सा और, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमारी आदत होती है कि पत्रकारों की या कई बार पॉलिसी सर्कल्स में भी आदत होती है कि हम थोड़ा सा जो ट्रिगर्स होते हैं उन पे ऑब्सेस ज्यादा करते हैं और पर्सनैलिटीज पे हम लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को हमेशा इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है हम इतिहास में कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसके पीछे लॉन्ग टर्म फैक्टर्स तो होते हैं। होता है ना, आजकल कहते हैं लोग कि जिन्ना ऐसा कर दिया होता तो पार्टीशन नहीं होता, मुझे वो सब बहुत बेवकूफी लगती है। ठीक है, तो इसमें ये था लॉन्ग टर्म फैक्टर। देखिए इसमें मुझे लगता है कि 80s में क्या चल रहा था, अगर आप बड़ा पिक्चर ये देखें कि सेंटर जो है वो काफी स्ट्रांग हो चुका था और काफी, क्योंकि ऑडली स्पीकिंग इमरजेंसी के बाद एक इलेक्शन हुआ, उसके बाद बिल्कुल जिसको किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो सत्ता में आ गई। ठीक है, फिर वो चला नहीं पाए तो फिर से वापस इंदिरा गांधी को जनता ने चुन लिया। लेकिन इसके बाद इसका एक अच्छा नतीजा ये हुआ कि दुनिया में सबको ये लग गया कि भारत टूटने उठने वाला नहीं है, इट कैन विथस्टैंड एन इमरजेंसी एंड बाउंस बैक। तो कुछ समय के लिए जो वेस्ट से तब तक ये आता था कि भारत कभी भी टूट सकता है, वो धारणा जो थी वो बंद हो गई। सबको लगा कि दिस कंट्री कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, कि यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा, बट इंडिया इज नॉट बाल्कनाइजिंग एनी टाइम सून। और उसने सेंटर को समृद्ध किया। अच्छा, और भी चीजें सेंटर में चल रहा था कि इंदिरा गांधी थोड़ा सा अपने डिक्लाइन पे थी और उनका भी देखें तो थोड़ा सा उनके भी प्राइवेट लाइफ में उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था, और उसके बाद वो काफी उनका एक जो सुबह अर्ली लाइफ का जो आइडियलिज्म था, जो फायरीनेस था, उनमें से चला गया था। तो वो भी काफी चीजों में बहुत ही टेंटेटिव रहती थी। एंड शी इंक्रीजिंगली स्टार्टेड रिलाइंग ऑन द अदर सन हु डिड नॉट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और वो जब आए भी तो वो बहुत ही रिलक्टेंट थे, और वो जब आए तो अपने दून स्कूल के चड्डी बडीज को लेके आ गए। तो उससे हुआ क्या कि पॉलिसी मेकिंग पे तो एक तरफ से सेंटर में ये चीज चल रही थी। स्टेट में क्या हो रहा था कि एक नया सब नेशनलिज्म का एक दौर, एक सेकेंड वेव था। एक तो चलिए आजादी के तुरंत बाद अर्ली 50s में था, जब आपको पता ही हुआ कि जब स्टेट्स की क्रिएशन हुआ, और वो भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा वेव था क्योंकि नेहरू वाज एंटायरली टेकन अबैक बाय दैट। उनको लगा कि यार अभी हमें आजादी मिली है, इतनी मारकाट से मिली है,
अब फिर लोग यहाँ अनशन कर रहे हैं, फिर लोग मार्केट करने के लिए तैयार हैं कि इनको एक और राज्य बनाना है। तो ही कुड नॉट मिसरीड इट। अच्छा, लेकिन वो उसमें ऐसा नहीं था कि लोग भारत से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका ये था कि हम भारत के प्राउड सिटीजन हैं, लेकिन हमको अपने लिए और भी एक चाहिए, एक कुछ एक जो था, एक हमको अपने अपनी भाषा चाहिए और उसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो एक नई अवेकनिंग थी। तो उस तौर पे मुझे लगता है 80s में भी एक तरीके से एक सेकंड मेजर वेव था कि देखिए इंडिया में था कि धीरे 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 जो है प्रॉस्पेरिटी, भले ही आज की तारीख में ये क्लीशे हो गया है कांग्रेस सरकार को गरियाना, लेकिन सच बात ये है कि थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी नीचे जा रही थी। और आप किसी भी राज्य में देखें जहां पे बाद में आंदोलन हुए, तो आप जैसे असम मूवमेंट हो या कश्मीर हो या पंजाब हो, आप उसमें देखेंगे कि उसमें कुछ हद तक प्रॉस्पेरिटी किसी न किसी तरीके का रोल प्ले किया है। ठीक है, हर जगह पे सड़क बन चुके थे, हर जगह पे स्कूल बन रहे थे, हर जगह पे विद्यालय बन रहे थे। आज की तारीख में हम लोग ये सब चीज ग्रांटेड लेके चलते हैं, ये सब चीज ग्रांटेड लेने वाली बात नहीं थी। तो उस प्रॉस्पेरिटी से ये हुआ कि फिर अब जनता में जब जो भूखा नंगा इंसान रहता है या कम्युनिटी रहती है, उसको आप अगर भोजन दें और उसको अगर आप शिक्षा दें, तो अगला चीज क्या होता है, उसको आइडेंटिटी की क्राइसिस होती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आता हूं या आती हूं। तो ये टेंशन चल रहा था, ये लॉन्ग टर्म, इसलिए मैं इस पे ड्वेल कर रहा हूं। तो ये देखिए कि सेंटर जो है वो थोड़ा सा लाउड वॉइस, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था, और स्टेट्स में ये खुंदक थी कि हम जो डिजर्व करते हैं हमें नहीं दिया जाता है। चाहे वो कहीं पे रिसोर्स की बात थी, पंजाब में, असम में, कहीं पे अलग तरीके की आजादी की बात थी, पॉलिटिकल मुद्दे थे, ठीक है, कश्मीर में, पंजाब में, और जगहों पे वो अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रही थी। हमारा कॉमेंट जो है वो उस टाइम में फ्यूडलिज्म में और कास्ट वॉर्स में ही थोड़ा सा ज्यादा लिप्त था, तो वहां इतना नहीं था, पर इन तीनों राज्यों में खास करके ये ज्यादा चल रहा था। तो ये जो है 80s का ब्रॉड पिक्चर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि उसी में क्या होता है कि इंदिरा जी की हत्या हो जाती है, और उस हत्या के बाद क्या होता है कि चुनाव होते हैं। ठीक है, और वो चुनाव इतना वोलेटाइल होता है, उस चुनाव में बीजेपी हार जाती है, और इतनी बुरी तरीके से हारती है कि वाजपेयी की पार्टी तो हारती ही है, उनकी खुद भी पिटाई हो जाती है बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है, तो वो प्रक्रम होता है। अच्छा, उससे पहले क्या कहते हैं, उससे पहले ये मैं बताना भूल गया कि वो 80s में काफी आइडियलिस्टिक थे। एक ऐसा फेज था उनके जीवन का जब वो जेन्युइनली आइडियलिस्टिक थे। तभी उन्होंने जेपी के जो मूवमेंट था, उस ये जो गांधीयन सोशलिज्म है प्रणय, ये तो ख्याति, ये तो जेपी का है, ये संघियों का नहीं था, ये जेपी के 70s के आइडियाज थे। और वो चूंकि इनको जनता पार्टी से जब भगा दिया गया अप्रैल 1980 में, तो उनका ये था कि भाई हम लोग जेपी के ट्रू वारिस हैं और हम लोग इसको हाईजैक करेंगे कि हम असली जनता पार्टी है। तभी देखिए भाजपा का आज तक का जो झंडा है वो 2 पार्ट सैफरन है और 1 पार्ट ग्रीन है। बाद में संघियों ने उसको कई बार बदलना चाहे कि टू डू अवे विद द ग्रीन, लेकिन वो अभी तक थैंकफुली वो अभी तक वो एग्जिस्ट करता है ग्रीन। ठीक है, कई बार वो अटेम्प्ट हुए हैं। तो उनका ये था कि थोड़ा सा अगर सेंटर में आ जाए, कोई थोड़ी सेंटर लेफ्ट पार्टी हो जाए, तो वो ज्योग्राफिकली एक्सपैंड कर पाएगा। वो आप नॉर्थ ईस्ट भी जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, साउथ जा सकते हैं। साउथ मतलब कर्नाटक में थोड़ा बहुत था, लेकिन बाकी 3 राज्यों में, केरल और खास करके तमिलनाडु में अभी भी जहां स्ट्रगल कर रहे हैं भाई दबे। तो उनका ये था। लेकिन जनसंघ के या उस समय जो भाजपा नई थी, उसके जो वोटर्स थे वो तब तक वो लार्जली अर्बन वोटर्स ही थे, तो उसमें वो चल नहीं पाया। और साथ में खास करके इसलिए भी क्योंकि वो 80s की जो राजनीति थी उसमें अगेन जो मैंने बताया सब नेशनलिज्म और सेंटर का जो क्लैश था, उसमें ये था कि जो अर्बन वोटर्स थे वो एक समय बाई 82-83 इंदिरा जी को खास करके जो नॉर्थ इंडियन अर्बन वोटर था, वो पंजाब में डिस्टर्बेंसेज जो हो रहे थे, ठीक है, सऊदी मनी फ्लोइंग कर रहा था, तो इस्लाम भी थोड़ा सा जो है कहीं कहीं पे अग्रेसिव हो रहा था, और भी बहुत सारी इतनी सारे फैक्टर मैं कह रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मिडिल कास्ट का राइज जो आप देखें वो 70 से शुरू हुआ था, तो अपर कास्ट हर जगह पे शहर में माइग्रेट कर चुके थे या कर रहे थे, तो गांव में जो था वो डोमिनेंट सेक्शन कई जगहों पे मिडिल कास्ट हो गए थे, और काफी सारा जो वायलेंस आप देखें 70s ऑनवर्ड वो मिडिल कास्ट के द्वारा दलितों पे किया जा रहा था। एंड दैट वाज आल्सो बाय द वे वन ऑफ द रीजंस दैट चरण सिंह एंड जगजीवन राम नेवर गॉट अलोंग, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी इतनी इनकम्पैटिबल थी। जब बेल्की में मसैकर हुआ 77 में, तो चरण सिंह ने कहा कि ये तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है,
ठीक है, जो कि विच इज नॉट ट्रू। तो जगजीवन राम कह रहे थे नहीं ये कास्ट मैसेकर है और ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात है। तो ये सब काफी कुछ वो चल रहा था, एक साथ चल रहा था। पर खैर, तो वापस आते हुए ये कि 84 में उनकी पिटाई हो गई, और ये पिटाई बहुत ही बुरी वाली पिटाई हुई, उनकी फिजिकली भी उनके टांग हाथ तोड़ दिए गए। तो उनके लिए वो एट मल्टीपल लेवल्स बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था। तो किस्मत बहुत खराब थी एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो कि हमने टेपा है विदेश से, वो जो है ना बीजेपी को बेसिकली वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है ख्याति, वो जो पार्टी जिसकी लहर होती है उसको मदद करता है, और जो थोड़े से दबे कुचले होते हैं उनकी वो और भी पिटाई कर देता है। वो हमेशा आप ट्रेंड देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो ये अक्सर हुआ है कि इट हैज हेल्प एंड हर्ट डिफरेंट पार्टी। तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भाजपा की पिटाई हुई, उनको भी फायदा भी होता है, क्योंकि भारत में 35% में किसी को 300 सीट आ रहे हैं तो वो भी फर्स्ट पास द पोस्ट के कारण नहीं होता है। लेकिन इसका एक गैर फायदा ये है कि वो पिटाई भी हो जाती है। तो 84 में देखिए ना क्या हुआ, भाजपा को 7.7% वोट आए थे नेशनली, जो कि ठीक ठाक इज्जतदार वोट है, वो बहुत कम नहीं है। उसको प्रोपोर्शनेटली करें तो वो 35-40 सीट लोकसभा में आएगी, अच्छा नंबर है वो, कम से कम बेइज्जती। वो ऐसा तो नहीं है कि आपको नाक कटानी पड़े, लेकिन उनको 2 सीट आए। ऑन दी अदर हैंड सीपीएम के सिर्फ 5.8% ओवरऑल नेशनली उनकी संख्या थी, नेशनली परसेंटेज ऑफ वोट थे, उनको 22 सीट मिले। तो ये देखिए ये कहाँ का ये कैसे फेयर है कि जिसको 5.8 है उसको 22 सीट मिल गए, और जिसको 7.7% है उसको सिर्फ 2 सीट मिले। उसका कारण ऑब्वियस ये था कि वो कम्युनिस्ट सिर्फ बंगाल और केरल में है, थोड़ा बहुत त्रिपुरा में थे। लेकिन इनका ये था कि कॉन्सेंट्रेटेड वोट है उनका। हाँ, इनका ये था कि ये फैले हर जगह हैं, लेकिन कहीं भी इतने नहीं है इनके सपोर्टर्स की इनको दैट दे कुडंट बी इग्नोर्ड विद इम्प्यूनिटी। तो इनको 84 में इस कारण से बहुत बुरी पिटाई हुई। तो किस्मत बहुत खराब थी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की पिटाई, प्लस वेव इतना तगड़ा था कि भारत का पहला मेजोरिटेरियन इलेक्शन में मानता हूँ 84 को था। और ये चीज अगेन दिस इज समथिंग जिसके बारे में लिबरल्स जो हैं वो राजीव गांधी की ये बीटल्स, तुमने बीटल्स प्रेमी और इतना शरीफ था, सुंदर था, खूबसूरत था, ये सब बातें करते हैं, लेकिन कोई इस चीज पे कोई बात नहीं करता है कि वो कितना ब्लडी, कितना वायलेंट इलेक्शन था 84। और उसका उसकी अगर उसके किसी पे इफ यू हैव टू फिक्स द ब्लेम ऑन समवन, हु डजंट फिक्स दिस ब्लेम ऑन, कि एक तो पहले आपने ठीक है देखिए जो हुआ Punjab is very complicated, and poor thing Mrs. Gandhi paid with her life, and that is really sad. It turned the country into silence. लेकिन उसके बाद जो हुआ, आप गुरुद्वारा से निकाल के जो है पहले उन्होंने वोटिंग लिस्ट मंगा के दंगे कराए थे, और उसके बाद फिर इलेक्शंस भी इतने वायलेंट थे। तो उसकी जिम्मेवारी किस पे जानी चाहिए ये किसी और रिसर्चर को बताना चाहिए। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन मैंने उतना भी ज्यादा इसमें समय नहीं दिया है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस की गलतियां थी, कांग्रेस का डिक्लाइन जो अगर मैं कहता हूं सेक्युलर डिक्लाइन, तो उसमें ये सब बातें भी है। इन चीजों को भी 80s को, तभी मैं कहता हूं कि 80s को बहुत गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए। नहीं तो ये जो नैरेटिव है ना कि संघियों के 2 सीटें आई थी 84 में, फिर मस्जिद तोड़ दी और सत्ता में आ गए, ये लिबरल्स का सेल्फ डिसेप्शन है, जिसको मैंने पहले वॉल्यूम में जिसको मैंने चैलेंज किया था पहले वॉल्यूम में। क्योंकि मैंने जब शुरू किया ना उस टाइम तक यही बातें होती थी कि 2 सीटें आई, मंदिर तोड़ दिया, सत्ता में आ गए। और ये अब सोचिए कि कितना ओवर सिंप्लीफाइड, और एक तरीके से देखिए मुझे ऐसा लगता है ख्याति, प्रणय और सौरभ की अगर आप आइडियोलॉजिकली किसी भी पार्टी से डिसएग्री करते हैं अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप उनको हरा भी कैसे सकते हैं? आप कोई इतना बड़ा जगरनॉट है, उसको हराने के लिए आपको कम से कम उनको समझना तो पड़ेगा, उसकी स्ट्रैटेजी देखो, उसकी यात्रा देखो, उसकी टैक्टिक्स देखो। तो उसको अगर आपको पिटाई करनी है तो उसके लिए कम से कम उनको समझना तो पड़ेगा, नहीं तो आप हवा में तीर मार रहे हो। आप मुझे बताइए, मैं ट्विटर पे मैं भी कभी कभी जाता हूँ, मैं बीच में 2-4 साल के लिए गायब हो जाता हूँ, लेकिन 2011 से लेके अब तक सबको पता है, अन्ना मूवमेंट के बाद तो सबको पता है कि भाजपा सत्ता में आ रही है, ठीक है। 12 से तो सबको पता था। ये साल चल रहा है 2025, पिछले 13 साल में ऐसा क्यों नहीं, मैंने किसी के मुंह से कुछ भी इतना ओरिजिनल इन टर्म्स ऑफ रियल टैक्टिक्स नहीं सुना है कि नॉन बीजेपी कोलिशन को क्या करना चाहिए कि वो सत्ता में आए, या कोई एक शुरुआत भी हो। मैंने बहुत ही कम ऐसे आइडियाज देखे। तो इसकी एक वजह ये भी है कि हम ढंग से इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, या उसकी क्या वजह है कि हम उनको अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कुछ तो बात है ना।
तो मेरा जो ये अध्ययन था उसी में एक छोटा सा अटेम्प्ट था बाय एंड लार्ज। एनीवेज आई एम डाइग्रेसिंग टू मच। मैं आपको कमिंग बैक टू 80s, तो उसके बाद हुआ कि 84 के बाद क्या हुआ कि उनको, अब उनकी खुद भी पिटाई हो चुकी थी, पार्टी की भी पिटाई हो चुकी थी, तो लोगों ने कहा कि भैया तुमको कितना साल दिया जाए, तुम्हें हमने 4-5 जनता गवर्नमेंट में, मतलब उन्हीं वही चला रहे थे पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद 68 से लेके 84 तक तो वही चला रहे थे, और इतनी पिटाई के बाद पिटाई हो रही थी, और बीजेपी वॉज अटरली क्लूलेस बाय 84-85 की करें क्या। तो फिर वाजपेयी ने कहा कि चलो मैं अपने लॉयल डेप्यूटी को लाता हूं। तो आडवाणी जी उस समय में जो थे वो भी थोड़ा सा उभर रहे थे, और वो तब तक वो राज्यसभा वाले मोड में ही थे, उनकी कोई मंशा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी कि वो मास लीडर बने, लेकिन था कि एक कोई आना चाहिए भाई, अब एक आदमी का नहीं चल रहा है। तो आडवाणी थोड़ा सा एक मध्यस्थता कर रहे थे बिटवीन वाजपेयी और जो थोड़े से ज्यादा कट्टरपंथी थे भाजपा में। तो हुआ कि चलिए उनको बुलाया गया और वो आए, और फिर उसी में हुआ कि भाई अब कंट्री राइट टर्न ले रहा है, तो हम असली, जब हम हिंदू पार्टी हैं तो हम इसके बारे में कुछ करें या नहीं करें। इधर वीएचपी अयोध्या में कूद रही थी, पर वाजपेयी नहीं कूदने दे रहे थे, भाजपा सपोर्ट करना चाहती थी पहले दिन से उसको, उस चीज को लेकर अंदर में बहुत झगड़े हो रहे थे। बाला साहेब देवव्रत थे, वो काफी खफा थे, मोरोपंत पिंगले थे, तो वो कह रहे थे कि हम एट सम पॉइंट दे सेड कि भाई तू रहने दे, मुझे तुम्हारी पार्टी की मदद चाहिए ही नहीं, मैं कांग्रेस से डील करता हूँ। एंड उसी समय में कुछ कंफ्यूजन में जो है वो राजीव गांधी को भी अप्रोच कर रहे थे, पर ये सब इतना खिचपिच है ना कि इसके ऊपर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन चूंकि राजीव गांधी ने उनको भाव दिया ये क्लियर है, और चूंकि वो ताला खुलवाया गया, वो खुद भी वहां से कैंपेन किए, तो क्लियरली राजीव गांधी के मन में भी, आप देखिए वो नेहरू के ग्रैंडसन थे, तो ये 20 साल में कितना फर्क हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति के ऊपर। तो ये सब चल रहा था, तो तभी मैंने कहा कि इतना कंफ्यूजिंग है। और वाजपेयी उस समय उसी बीच में बोफोर्स हो गया, तो एक 5 चीज और चल रही है, उसमें से बोफोर्स के बाद हो गया कि वीपी सिंह बहुत बड़े स्टार बन गए, जो एक बहुत लॉयल रहे थे जीवन भर कांग्रेस के, वो अचानक से उनको मन हुआ कि भाई हम निकल के कुछ मैं अपना करता हूँ, उनको सबने बता दिया कि आप सुपरस्टार है। वाजपेयी पहले से पिटाई हो चुकी थी, इस बीच में उनको किडनी कैंसर था, तो एक तरीके से वो जीवन में थोड़े से लो चल रहे थे। लेकिन जब ये सब चीजें हुई और 87 में भाजपा जो है वो क्या कहते हैं, हरियाणा में बाकी देवीलाल की पार्टी के साथ जब जीते, तो थोड़ा सा इनमें जान आई, बेसिकली डूबते को तिनके का सहारा आया। और उस समय जो है अपोजिशन थोड़ा सा, जब इनको डूबते को तिनके का सहारा मिला, तो इनको था कि चलो हम लोग कुछ तो अपोजिशन का कोई फ्रंट बनाया जाए। तो उसमें ये थोड़े से ये लोग वाजपेयी का भी खुश नहीं थे भाजपा से, तो उस टाइम में वो भी सोच रहे थे कि और क्या हो रहा है। देखिए ये आप लगता है कि वाजपेयी बाद में इतने बड़े महान स्टेटसमैन हैं वो छोड़ रहे हैं, उस समय हर कोई ये एंगल सोच रहा था। बिल्कुल। और चंद्रशेखर उस जो, समय मुझे लगता है, जितना मुझे याद है अपने, मतलब मैं भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वाजपेयी दोबारा, वो जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी उसके बाद वो सुपरस्टार बने। तब जी जी तक जी इवन बाबरी मस्जिद वगैरह की वजह से तो एल के आडवाणी का ही नाम जी जो जी, है वो आगे था, और बिल्कुल वाजपेयी जो बिल्कुल। है वो बिल्कुल पीछे रहते थे। वो जब उन्होंने एक जबरदस्त शानदार भाषण दिया था पार्लियामेंट में रिजाइन करते हुए, उसके बाद हाँ वो एकदम ट्रू सुपरस्टार की तरह वापस निकल कर आए, जैसा मुझे लगता है। आपको, आप उससे पता नहीं अग्री करेंगे कि नहीं। मेरी मेमोरी ऐसी है वैसे। मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए आडवाणी, इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। आडवाणी फॉट हिज फर्स्ट लोकसभा इन 89, वाजपेयी हम्म। फॉट हिज फर्स्ट लोकसभा इन 55। तो आप देखिए बिल्कुल। 1955 और 1979 में कितने सालों का फर्क है, बिल्कुल। 35, चौंतीस 34 पैंतीस साल का 35 साल। फर्क है ना। अर्ली हम्म। 55 वर्सेज लेटर 89, 45 साल का फर्क है, 35 साल का फर्क है। तो ये हम्म। दिखाता है कि, तो वाजपेयी स्टार थे, और सच बात ये जनता गवर्नमेंट के टाइम में ये हो गया था कि वो कभी ना कभी तो, इफ ऑल गोज ओके, ही माइट गेट द टॉप जॉब। तो हम्म। लेकिन थोड़ा लेकिन वो जो वाजपेयी, आपने बोला ना, वो लेकिन 80 में उनकी खराब दशा चल रही थी, वो वही, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, जब हमने भी उनके बारे में सुना तो यही था कि वाजपेयी तो बहुत पुराने स्टार है, जिसको बोलते हैं ना यंग प्रोडिजी, जो कि बड़े होके गड़बड़ हो जाती है, फिर उनका हाँ फिर हाँ से हाँ सितारा जागा। लेकिन कुछ हाँ दस हाँ पंद्रह हाँ साल के लिए सितारा बिल्कुल डूबा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि 84 से लेके रफली 92 तक। और मैं मानता हूं कि हम्म। उनका सितारा जगना शुरू हो गया 6 दिसंबर को, और वो इसलिए क्योंकि वो अयोध्या में नहीं थे। हम्म।
क्योंकि बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरह से इससे हैंडल भी किया उस पे आपने काफी कुछ लिखा भी है। तो एक तो ये चीज जो प्रणय ने पूछा, एक सवाल बहुत मतलब वो, लेकिन बहुत काम का है कि वाजपेयी, जबकि आपने जैसा बोला भी शुरू में, बहुत ही कट्टर हिंदुत्व के समर्थक रहे शुरू से, और लेकिन 80 के दशक में अपनी पार्टी को समझा रहे भैया इतना ज्यादा कट्टर मत हो जाओ, थोड़ा सा संभल के रहो। हाँ, तो हाँ हाँ। काफी विचित्र तरीके के इंसान थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे आए, ये इस तरीके की। और उसके बाद उन्होंने 92 के बाद भी उन्होंने आई मीन बहुत कभी एकदम उसकी जिसको बोलना चाहिए तारीफ भी नहीं करी, लेकिन इतनी तरह से उसको नकारा भी नहीं। बहुत ही बैलेंस उनके इंटरव्यूज हैं कि अरे नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था। कुछ हमेशा एक पोएटिक अंदाज में जवाब दे देते थे कि जिसका आप कुछ भी मतलब निकाल लीजिए। देखिए उसमें बहुत अच्छा सवाल है ये। उसमें दो तीन चीजें थी। एक तो ये मुझे लगता है सौरभ की वाजपेयी वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन संघ परिवार जिनको इवॉल्व करने का मौका मिला। हम्म। ठीक है, एक तो पहले फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन थे, जनसंघ की स्थापना हुई उस टाइम में, वो ये मिथ है कि वो स्थापक थे, लेकिन काल चक्र ऐसा चला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई और उसमें था कि भाई अब कौन क्या होगा, तो वो पार्टी इंडिपेंडेंटली चल नहीं सकती, तो उसको फिर संघ परिवार ने उसको कैप्चर कर लिया। फिर तलाश कर रहे थे कि कौन चेहरे आए, तो उसमें था कि एक लड़का है, बहुत अच्छा बोलता है, और उनकी अंदर में ऑलरेडी तब तक फैन फॉलोइंग थी संघ परिवार के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता थे और जीवन में कुछ चाहिए नहीं था, और उनका एक हमेशा से एक थोड़ा सा एक अंदाज, एक फकीरी वाला अंदाज तो होता था उस समय में भी। तो वो इनसाइड संघ परिवार वो बहुत लोकप्रिय थे उस टाइम में भी, और ये था कि ये ऊपर हम्म। जाएगा कभी ना कभी। और जब मौका मिला 55 में, तो इवन दो ही स्टूड थर्ड, बट उनको ठीक ठाक वोट मिले, तो लखनऊ सबसे, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है पॉलिटिकली, इन स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल सेंस। तो वो प्रसिद्ध होने लगे थे। और जब सोचिए कि वो कितने डेस्परेट होगी उनकी पार्टी जनसंघ की ख्याति, उनको 57 में 3 सीटों से लड़ाया गया। और मैंने अभी तक सारे, मैं तो इलेक्शन वॉचर नहीं हूं, मैंने सबसे पूछा है, सबको पूछा है आज तक जिससे भी मैं मिला हूं, मुझे कहीं पे इंडिया में और कोई उदाहरण नहीं मिला है जहां पे कोई लोकसभा सीट चुनाव 3 सीटों से लड़े। आई थिंक इट इज द ओनली टाइम इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। अच्छा, ये क्या हम्म। हुआ कि बाद में ना लोग असेंबली इलेक्शन में दो तीन तीन सीट से लड़ने लगे थे, ठीक है। मायावती भी लड़ी थी, एनटीआर एक बार 85 में लड़े थे 3 सीट से। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि यार तुम लोग पैसा बर्बाद करते हो, तो उन्होंने सीलिंग डाल दिया कि पैसा ही बर्बाद होगा ना, कि आप 3 पे लड़े, फिर उसके बाद कि तुम्हारे फिर बायपोल कराया जाएगा, तो 2 सीट का तो पैसा बर्बाद होता है। पाकिस्तान में भाई, तो वे लोग 5-5 सीट से 6-6 सीट से अभी भी लड़ते हैं, ठीक है। हम्म। इमरान खान 2018 में 5 सीट से लड़े थे। वहां पे वो देखिए वही है, इंडिया में और बाकी कंट्रीज में ये समस्या है। जो वहां पे वो है कि वो एक तरीके का करिश्मा का इंडिकेटर है, लेकिन एक तरीके से ये इंस्टीट्यूशनल बैक करप्सी भी है कि कितना गरीब देश है। वहां पे एक इंसान 5 सीट से लड़ता है, फिर 4 को वैकेट करता है, फिर उसके तो एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये अच्छी बात भी है कि क्या कहते हैं हमारे यहाँ तो, जब एनीवे, आई थिंक आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल बिट, कि ईसीआई ने अब डाल दिया है कि आप मेरे ख्याल से कि 2 सीटों से ज्यादा पे नहीं लड़ सकते, लेकिन 2 सीट तो अभी भी है, आप देखते हैं तभी 2 सीट पे बिल्कुल। अभी भी लोग लड़ते हैं। और उसका मुझे लगता है थोड़ी उसमें दोनों होता है, पर्सनल इनसिक्योरिटी भी होती है, और मुझे भारत में लगता है ये नॉर्थ साउथ कवर करने वाला उसमें ज्यादा होता है, या कभी कभी ईस्ट हम्म। वेस्ट भी होता है कि मोदी जी लड़ रहे हैं तो एक हम्म। गुजरात से कर दिया, एक बनारस से कर दिया, है ना, कि आपने एक बिल्कुल। डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है उसका एक ये भी है, या फिर राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो एक यूपी से, एक वायनाड से, तो देखिए एक नॉर्थ साउथ कवर कर रहा है, एक ईस्ट वेस्ट कवर कर रहा है। तो और थोड़ी सी कुछ केसेस में इनसिक्योरिटी भी होती है कि भाई गलती से भी हार गए तो ये तो भयानक बेइज्जती होगी, तो चलो, जैसे कि राहुल गांधी केस में तो हुआ, अमेठी से एक बार हार गए थे। बिल्कुल। वाजपेयी के केस में भाई देवे वो तीनों हार सकते थे 57 में, भाई किस्मत अच्छी थी। एक तो बहुत बुरी तरीके से हारे, एक कम बुरी तरीके से हारे, और एक में जस्ट अबाउट वॉन इन 57। वो लखनऊ बाई द वे वो 3 बार हारे, 55, 57, 62, तीनों बार हारे, फिर वहां से लड़ना छोड़ दिया, एंड देन ही केम बैक टू लखनऊ इन 91 आफ्टर 30 इयर्स। तो ये अनोखी हम्म। कहानी थी उनकी। पर मैं वापस आ रहा हूँ, तो हुआ ये, उनके पार्लियामेंट की जर्नी बता रहा हूँ कि हुआ ये पार्लियामेंट जाने का, ये हुआ कि एक तो देखिए जब वो गए तो 4 सीटें थी उनकी। तो आप सोचिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं या ऐसे हॉल में हैं जहां पे आपकी विचारधारा वाले 4 लोग हैं,
अच्छा, बाकी जो तुझे हिंदू महासभा, राम राज्य, मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुओं की जो पार्टियां हैं उनका 10% तो हमेशा वोट बैंक था, 50s में भी वो डिफ्यूज होता था, है ना। राम राज्य परिषद है, हिंदू महासभा है, जनसंघ है, और छोटे छुटके छुटके बहुत सारे वो साधु संत वाले टाइप के जो थे वो थे। तो 10% तो था, लेकिन ये आपस में भी लड़ते थे। ठीक है, मतलब योगी आदित्यनाथ का अभी भी देखिए जो अमित शाह से या भाजपा चल रहा है उसकी ये कारण है ना, उनके गुरुजी हिंदू महासभा के थे, और 60s में तो वो दोनों ही गोरखपुर से लड़ते थे और एक दूसरे को हराने के चक्कर में रहते थे। तो एनीवेज, तो फिर भी उनकी कुल संख्या पार्लियामेंट में 8-10 से ज्यादा नहीं होती थी। अगर आप हिंदू महासभा, तो सोचिए कि 530-40 के संसद में कोई 8-10 हो तो आप कितनी बड़ी वो छोटी सी माइनॉरिटी है। तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग जो थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और भी विचारधारा के लोगों से। और आप सोचिए कि अगर आपको साल दर साल आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे पार्टी करें, ठीक है, चाय पिए, दिन भर रहे, तो थोड़ा सा आपको बदलता है। समथिंग दैट डिड नॉट हैपन विथ मिस्टर मोदी, इफ वी वर टू कॉन्ट्रास्ट इट विथ हिम। क्योंकि वो एक तो दिल्ली बहुत बाद में आए, वो काफी बाद में बीजेपी में आए, और दिल्ली वो हमें और रहे भी वो हमेशा गुजरात में रहे, और फिर जब आए तो सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पे आए। तो दिल्ली में कुछ टाइम तक जनरल सेक्रेटरी के तौर पे थे, बट दैट डजंट काउंट, वो बहुत ही छोटा सा पीरियड था। तो एक तो ये थी। दूसरा बात मुझे ये लगता है, और ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड ये है, कि उनको बाहर जाने का बहुत मौका मिला, और इसके लिए सम ऑफ द क्रेडिट गोज टू नेहरू, कि उस समय भी जो कोई डेलीगेशन में होता था तो उसमें एक डाइवर्सिटी के लिए नेहरू जो है या कांग्रेस कई बार जो है वो भेजती थी, और वाजपेयी यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। तो जब पहली बार अमेरिका गए थे तो 2 महीने के लिए गए थे, और उसमें वो बिल्कुल ट्रैवल कर रहे थे। मैंने पहले वाले में इसका काफी जिक्र भी किया है कि वो ऐसे जगहों पर, और अमेरिका में भी उस समय अमेरिका भी बस ही रहा था, वहां पे नए नए शहर आ रहे हैं, और वो ये देख के आश्चर्यचकित होते थे कि भाई एक एक देश में 40 देशों के लोग कैसे आके टिक सकते हैं, और उसका क्या लॉजिक है, समझ रहे हैं। ये सब चीजें आपका दिमाग खोलता है। तो मल्टीकल्चरिज्म जो है, उसी तरीके से वो एक्चुअली वो विदेश मंत्री बनने से पहले 16-17 कंट्री जा चुके थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे 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 जो है वो इवॉल्व भी हो पा रहे थे इन अ वे अदर्स इन हिज पार्टी कुड नॉट। आप देखिए ना, हेडगेवार अपने जीवन भर कभी भारत से बाहर नहीं जा पाए, ठीक है। उसके बाद जो आए बाला साहेब देवरस, सॉरी गोलवालकर, वो भी कभी अपने जीवन में बाहर नहीं गए। काफी लंबे समय तक बाला साहेब देवरस भी कभी बाहर नहीं जा पाए थे। तो मैं मानता हूं कि ट्रैवल से बहुत दिमाग खुलता है, और कम से कम वाजपेयी की केस में, क्योंकि वो जब ट्रैवल पे जाते थे ना तो वो अपनी मौत की के लिए डिस्पैचेस लिखते थे। अब वो हमेशा वो कंपेयर करते थे कि हमारे यहाँ क्या होता है और वहां पे क्या होता है। वो किसी गेस्ट के यहाँ जा रहे हैं तो कहने की अगर आप ऑफर करें कि बर्तन धो दे तो कोई उसको बुरा नहीं मानता, कहता है धो दो भाई बर्तन। अच्छा, इंडिया में कोई गेस्ट अगर जूठा बर्तन धो रहा है तो उसको लोग मतलब गेस्ट ही अपना अपमान समझेगा कि मुझे जूठा बर्तन धोने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें, और बड़ी चीज की वही की मल्टी कल्चरल देश में, कि यहाँ भाई आप ऐसे लोगों को आप कहते हैं पाकिस्तान है या फिफ्थ कॉलमिस्ट है, जिनके पूर्वज 500 साल पहले हिंदू थे, जिन्होंने किसी वजह से किसी समय में कन्वर्ट किया होगा। आप उनको कहते हैं कि देश में तुम पाकिस्तान चले जाओ या हमारे हो जाओ, तो वो तो भाई तुम्हारे ही लोग हैं। तो जब देखिए कि एक ऐसा देश है जहां पे 50-100 मुल्क के लोग आके एक साथ रह रहे हैं, एक नया अपने आप को अमेरिकन कह रहे हैं, और एक हम हैं कि अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि का तिरस्कार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ना मुझे लगता है इस्लाम के प्रति अगर आप देखें, ये फर्स्ट वॉल्यूम में शायद आता है, धीरे धीरे जो है उनका नजरिया जो है इवॉल्व कर रहा था। 40 में जो वो सोच रहे थे, 40 में तो वो कह रहे थे कि ये जो अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ है वो उनका जो पहला ऐसे है 47 का, इसको मुस्लिम राज्य बीज विकास और फल, उसका मैंने अंग्रेजी में कुछ कुछ कोट डाला है शुरू के चैप्टर्स में। तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि सारे भारत में जो मुसलमान ठहरे हैं वो सारे फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, इन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता है, कि इनको रखा ही गया इसलिए कि ये भारत को और तोड़े और एक बड़ा पाकिस्तान बनाए। या फिर गांधी के प्रति या कांग्रेस के प्रति उनको लगता है कि भारत की जो आत्मा है, भारत माता की आत्मा, वो सिर्फ मैं बचा सकता हूँ, सिर्फ संघ बचा सकता है। तो उस टाइम में उनका ऐसा था। धीरे धीरे मेलो हुए, और मुझे लगता है कि 70 के दशक तक जाते जाते थोड़ा सा संघ का भी नजरिया जो है गांधी के प्रति थोड़ा सा बदलने लगा, ठीक है। और थोड़ा सा कम से कम वाजपेयी के मन में जो है पहली बार गांधी के प्रति वो देखने लगे कि गांधी में अच्छाइयां भी थी।
कि कई चीजें जो रूरल कंस्ट्रक्शन के बारे में गांधी कहते थे, इन्वायरमेंट के बारे में गांधी कहते थे, उसमें कुछ तो मेरिट थी और कुछ चीजें थी जो संघी भी कह रहे थे, जैसे कॉ प्रोटेक्शन वोटेक्शन की बात तो गांधी का भी प्रोग्राम था। राम राज्य की जो बातें होती हैं, सिंबलिज्म की जो बातें होती हैं, तो धीरे धीरे गांधी के प्रति भी एक जो है नजरिया जेन्युइनली बदल रहा था और उनको लगा कि, लेकिन इसमें साथ में मैं ये भी कहूंगा कि इसमें एक टैक्टिकल मैन्यूवर भी था। उनको लगा कि अब गांधी से बड़ा ब्रांड तो कोई है नहीं भारत में, तो ये सब कारण था कि जो इवोल्यूशन उनका हो रहा था, क्यों ये गांधीयन सोशलिज्म आया, तो उसके पीछे ये कॉम्प्लिकेटेड वजहें थी। दैट इट डिड नॉट वर्क वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी, इट फ्लॉप्ड। एंड मिस्टर वाजपेयी, जो कि थोड़े टेम्परामेंटली बहुत ही इंस्टिंक्टिव थे और कई बार वो जब उनके डिलेमाज होते थे उसका कोई उत्तर नहीं मिलता था, देन ही वुड फॉल इन लाइन। और तभी मैंने उनको क्लासिक डबल स्पीकर कहा है, उसी के लिए मैंने उनको कहा है कि जब उनका अपना जब लग गया कि भाई हम, मेरा जो ओरिजिनल थियरी था वो फ्लॉप हो गया, नकार दिया गया, तो ही वुड फॉल इन लाइन। और उसके बाद वो इतने अच्छे से घुल मिल जाएंगे कि आप बता ही नहीं सकते थे कि वो कभी अलग भी थे उनसे। तो उसका ये भी, ये जो डबल स्पीकिंग है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आरएसएस की जीन से भी आता है। उसकी ये बात है कि उनका, देखिए उनका प्रोजेक्ट क्या है। उनका प्रोजेक्ट तो थोड़ा सा ये है कि एक एक तो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का मुझे लगता है बहुत ही रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। उस रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आपको हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना है, तो वो तो प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि उसमें सेलेक्टिवली आपको चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो है उनकी चरित्र में जो है इन डबल स्पीक और डबल थिंक की जो मैंने बात की। जैसे आप देखिए ना, जो हमारे फाउंडिंग पेरेंट्स थे उनको कोई जरूरत नहीं थी डबल स्पीक करने की, वो खुलेआम बोलते थे। आप नेहरू को देखिए, आप पटेल को देखिए, आप अंबेडकर को देखिए, ठीक है। आप इनफैक्ट मैं तो कहूंगा शुरू में और कौन कौन मेन कैरेक्टर्स और कौन हुए, आप किसी को भी देखिए, इवन अर्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखिए, उनको डबल स्पीक की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके सारे कार्ड जो है वो टेबल पे थे। वो काफी लड़ाई करते थे आपस में, लेकिन उनको उनकी जो असहमति थी वो कभी छुपी छुपी हुई नहीं, क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स था वो बहुत ही ओपन था, बहुत ही ट्रांसपेरेंट था। लेकिन संघ परिवार का प्रोजेक्ट ऐसा था कि उसको वो छुपा के, मतलब वो लुका छुपी के बिना वो सब कुछ हो नहीं सकता है। आपको कैसे उस डेमोक्रेसी की भाषा में काउच करें अपने जो एजेंडाज हैं, धीरे धीरे धीरे, और ये समय के साथ वो जो है ना, वो जो है वो जो है आप लीगली आप जो है उसको तोड़ते हैं कि कैसे किया जाए कि धीरे धीरे इन इफेक्ट एक हिंदू राष्ट्र हो जाए, कि संविधान में थोड़ा 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 करते जाए। तो है कि आपने अगर संविधान पूरा नहीं भी बदला है पर प्रैक्टिस में एक हिंदू राष्ट्र हो, तो वो उस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैं, मुझे लेकिन लगता है वाजपेयी कि जी ने सत्ता लेने पर ऐसा किया नहीं ना अभिषेक। लेकिन उनके आने पर उनको जब पावर मिली, खैर उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा नहीं उनके, एटलीस्ट उनके जो हम कार्यकाल को याद भी करते हैं, 5-6 साल जो रहे वो प्राइम मिनिस्टर, तब ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने उन्होंने इस वाली चीज को, जबकि शायद उनके बोलने में काफी ये डबल स्पीक रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट की कोई मेजर पॉलिसी, या फिर लगता है कि कोalition था इसलिए नहीं कर पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि था मेरा थियरी ये है कि संघ परिवार को काफी फायदा हुआ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनके कोर एजेंडा से फायदा नहीं हुआ, जो तीन उनके हमेशा करेक्ट, से कोर एजेंडा मेरा होते जो वही आपको, कहने का मतलब था। हाँ। नहीं, क्योंकि वो तो मजबूरी थी ना। वो एनडीए जो है, एनडीए का जो एक जो बेसिक जो मैनिफेस्टो था उसी में था कि आप उस पर नहीं चल सकते हैं। लेकिन आप देखिए उससे उनको फायदा हुआ ना, उन्होंने अपने आप को, संघ परिवार ने अपने आप को, और ये संघ परिवार और कम्युनिस्टों में बहुत बड़ा फर्क है। एंड इट्स समथिंग, मैं आपके श्रोताओं दर्शकों के लिए बताऊंगा, इट्स समथिंग दैट आज की जो पार्टी जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए ये सब चीज, ठीक है। कि संघियों का हमेशा होता है कि पहले सत्ता पकड़ो, बाकी चीजें जो है बाद में होंगी। अगर आप सत्ता में रहते हैं तो आप खुद को उसमें इंट्रेंच कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जितने भी एफिलिएट्स हैं वो थोड़े से, उनके पास एनर्जी आती है क्योंकि आप सत्ता में हैं। आप आपके पास पैसा आता है तो आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। आप आज की तारीख में अब डिजिटल मीडिया आ गया है, लेकिन आप कहने का मतलब आप मीडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना प्रोपागेंडा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने लोगों को सरकार में, सारे तंत्र जितने भी हैं उसमें बिल्कुल घुसा सकते हैं। आज भी वही हो रहा है, आज भी वो हो रहा है। तो इस चीज से क्या होता है कि आपका जो, भले ही वो 5 साल चले ना चले, लेकिन आप अपने आप को जो है, आपकी नींव जो है वो बहुत ही समृद्ध हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है।
तो संघ परिवार ये चीज समझता था इन अ वे दैट आई थिंक कम्युनिस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। कांग्रेस वालों की अलग समस्या थी, वो एरोगेंस में चले गए और डायनेस्टी पॉलिटिक्स में वो इतने एम्ब्रॉयल्ड हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि पैरों तले जमीन कब कैसे खिसक रही है। लेकिन संघी इस चीज को लेकर बहुत सेल्फ कॉन्शियस थे कि मौका मिले तो सत्ता ले लो। तभी देखिए ना, ये देखिए कोई ये नहीं देखता है कि उन्होंने 13 दिन, ही न्यू ही वाज लूजिंग द कॉन्फिडेंस वोट। व्हाई डू यू थिंक ही चोज टू बी ह्यूमिलिएटेड? 13 दिन, देखिए ये रिस्की बिजनेस है। आपको कोई बोले कि आप 3 दिन के लिए आपको कोई मैं बड़ा पोस्ट पे डाल दूं, लेकिन आपको तीसरे दिन रिजाइन करना पड़ेगा, आप करेंगे? ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? इट वॉज अ गैम्बल कि इन सम वेज इट्स अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग थिंग। लेकिन बिल्कुल उन्होंने उसको इन्होंने टर्न कर दिया था। उन्होंने कैलकुलेट किया कि हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि हम वी वुड हैव नथिंग टू लूज एट वर्स्ट। और देखिए ना उस टाइम में ये कितनी दिलचस्प बात है कि जिस चीज के लिए आप वाजपेयी को जानते हैं, उन्होंने वो किया भी मोस्ट फेमसली कि उन्होंने पहली बार दूरदर्शन में क्या कहते हैं लाइव वो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करने किया। लगे, लाइव टेलीकास्ट हाँ। किया। तो वो पहले से उन्होंने प्लान किया था कि हम जो ये बोल रहे हैं वो संसद के अंदर के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये DD1 जो जनता देख रही है उनके लिए बोल रहे हैं कि अटल जी कितने उदास हैं कि देखो सबने मिलके एक ईमानदार आदमी को बिल्कुल देखो साला रिजाइन करवा दिया, कि कितनी भ्रष्ट है जो उनके जो लोग उनको अपोज कर रहे हैं, कि कहाँ का अन्याय हो गया ये इतना बात। तो वो बहुत ही मतलब इट वाज मच प्रैक्टिस आई वुड से फॉर द ओकेजन। वो जो वाजपेयी के साथ होता है ना, उनकी स्पीचेस लगती है कि वो काफी नेचुरल हैं, लेकिन जैसा आपको दुनिया के सबसे जो अच्छे वक्ता हैं वो बताएंगे कि वो हर चीज बहुत ही गहरी तरीके से प्रैक्टिस होता था। उनको ये बचपन से ये प्रैक्टिस करते थे कि कब कौन सा चुटकुला सुनाना है, किस समय सुनाना है, उसका रिदम क्या होगा, मीटर क्या होगा, पॉजेस कैसे लेने हैं। एक मेंटल, बाद में वो एक मेंटल मैप बना के वो आते थे। शुरू में तो वो पूरा प्रैक्टिस करते थे, बाद में होता था कि इतने मजे हो गए थे कि उनको लेके वो मेंटल मैप तब भी बनाते थे। तो 96 की उनकी आप स्पीचेस देखिए, उसमें भी आप देखेंगे कि वो नीचे वो 15-20 पन्ना पड़ा हुआ है कि वो देख रहे हैं बार बार, और कोई प्रमोद महाजन पीछे से उसको पास कर रहा है कि इस पे भी बात करनी है, इस पे भी बात करनी है। तो ये सब बातें हैं। सॉरी, आई थिंक आई डाइग्रेस। नहीं नहीं, बहुत सही वैसे बताया, बहुत चीज़ें आपने बताई। अभिषेक, काफ़ी लोग वैसे मोदी जी और इंदिरा जी के पैरेलल्स तो ड्रॉ करते ही हैं, पर क्या आपको वाजपेयी और मोदी जी के बीच में भी कोई पैरेलल्स दिखे क्या? अरे भाई, किताब का नाम ही है, मैं देखिए किताब का नाम ही तो है, बिलीवर्स डिलेमा है। डिलेमा हो गया उनका, पर बिलीवर तो है ही ना। तो जी। इनफैक्ट जब हमने किताब तोड़ा तो उसमें एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आ गई थी, वो कि वो टाइटल उसका क्या हो। तो मैं आपका उसमें वो बहुत ही दिलचस्प बात है, पर उसमें मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। पर बेसिकली बिलीवर तो थे ही, और मेरे किताब का तो मेन सार यही है कि इन सम वेज कंटिन्यूटी इज इन दिस केस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ब्रेक्स। क्योंकि आप देखिए ना, वाजपेयी पे जितनी भी पुरानी किताबें आई वो अधिकतर वो ब्रेक्स की बात करती हैं कि इतने नेहरू लवर थे। मैंने तो उल्टा आर्ग्यू किया है कि ठीक है, वो ठीक है, नेहरू के लिए मन में इज्जत थी एट सम पॉइंट, पर वो ओरिजिनली सावरकराइट थे भाई, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और देयर वाज अ पार्ट ऑफ हिम दैट वेरी स्ट्रांगली रिमेन दैट पर्सन टिल द वेरी एंड। तो लेकिन अब चूंकि ये एक शॉर्ट आंसर हो गया, मैं ये कहूंगा कि देखिए वो उनमें ऐसी कोई बहुत क्लोज नहीं थे वो, लेकिन ऐसी कोई उनमें दुश्मनी भी नहीं थी 2002 तक। सॉरी, आजकल लिबरल्स जो हैं वो ऐसा पैरेलल ड्रॉ करते हैं कि मतलब वो एक दूसरे के आंख के कांटे से, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए ना। एक तो पहली बार बहुत लंबे समय तक मैं समझता हूँ वाजपेयी ने मोदी को नोटिस ही नहीं किया था। पहली बार शायद नोटिस किया होगा ब्रीफिंग 92 में, जब वो जोशी की, मुरली मनोहर जोशी की वो यात्रा थी, वो कश्मीर ले गए थे, एकता यात्रा, जो कि सीरियसली फ्लॉप हो गया था। ठीक है। अच्छा, वाजपेयी इस टाइम में थोड़े से इस चीज को भी लेके इनसिक्योर थे कि यूपी का एक ब्राह्मण पहले से है और दूसरा ब्राह्मण यूपी का जो है थोड़ा सा अपना टेंटाकल्स फैला रहा है, तो ही फेल्ट थ्रेटेंड। तो मोदी जी की सीवी जो थी उसका पहला सेंटर में तो वही था उदाहरण, तो वो थोड़ा फ्लॉप शो था। दूसरा, मोदी जी सेंटर में लाइमलाइट पे तब आए जब गुजरात में 95 में क्राइसिस हुआ, और उसकी क्योंकि और उसके जो क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए फिर से वाजपेयी को भेजा गया। और जो दो कॉम्प्रोमाइज का एक
ये कंडीशन था कि मोदी को बाहर किया जाए, उनको थोड़ा वनवास किया जाए, तो उसके कारण से उनको पहली बार दिल्ली भेजा गया। तो मोदी की सीवी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि वाजपेयी इतना कोई मोदी को बहुत डिसलाइक नहीं करते थे, क्योंकि संघ परिवार में तो हमेशा से ही हार्ड लाइनर्स रहे हैं। ठीक है। और ऐसा, और टू मोदी क्रेडिट हुआ ये कि जब वाजपेयी सत्ता में आए तो मोदी ने उनको, अनलाइक गोविंदाचार्य जी, ठीक है, जो कि फॉर्मली आडवाणी कैंप में थे, उन्होंने अपना नुकसान करवा लिया उस चक्कर में, करियर खराब हो गया आप कह सकते हैं। मोदी जो थे वो वाजपेयी के भी करीब थे, वो कोशिश करते थे कि पीएमओ से हमेशा टच में रहें और अच्छे रिश्ते बना के रखें। अंदर की बात ये है। तो वाजपेयी, जैसे वो हिमाचल के इंचार्ज थे, मोदी असेंबली में वो नॉर्थ इंडिया का उनको जिम्मा मिला था, तो वाजपेयी जब भी मनाली जाते थे तो वो पहुंच जाते थे किसी न किसी बहाने से कि अटल जी हमें यहाँ चलना चाहिए, आप आए हैं तो उसी बहाने अटल जी का 4 स्पीच यहाँ करा लो। या फिर गुजरात में, जब मैंने वो जो गुजरात वाला चैप्टर है वो शुरू ही किया है वैसे, कि जब भूकंप हुआ तो पीएमओ को पहले पता ही चला मोदी के फोन कॉल के बाद कि यहाँ भूकंप आया है, और तुरंत फिर मोदी उनको 10 मिनट पे पीएमओ को फोन करते थे कि अटल जी को बताइए कि ये बहुत बड़ा, ये यहाँ पे ये टोल जो है वो 10 से अब अचानक से 100 हो गया है। फिर आधे घंटे बाद पता चला कि 500 हो गया है मृत्यु का टोल। तो फिर वाजपेयी जब भाग के अपना पैलेट वैलेट देख के आए 7 रेस कोर्स रोड, तो मोदी को भी बुलाया गया कि भाई तुम अब आओ और बताओ हम लोग को क्या हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वाजपेयी उनको डिसलाइक करते थे। ये जब 2002 का कॉन्टेक्स्ट ऐसा था, और देखिए ना, मोदी जब गए हैं चीफ मिनिस्टर बन के अगस्त में, सॉरी सितंबर में, वहां पे गांधीनगर में, तो वो कहीं पे वो फ्रंट पेज न्यूज भी नहीं था। उस दिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब जो है वो अफगानिस्तान पे बम गिराने वाले थे, तो भारत का सारा ध्यान जो है बड़े लोगों का वहां पे था, क्योंकि सबकी एंग्जाइटी ये थी कि यार ये बुश साहब पाकिस्तान की मदद ले रहा है, हमने इतने मेहनत से जो चक्र तोड़ा था, वो जो हाइफनेटेड रिलेशनशिप का, ठीक है, ये वापस ये कर रहे, तो बहुत ही एंग्जाइटी थी उस बात को लेके इंडिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। तो वाजपेयी का सारा ध्यान उधर केंद्रित था, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कोई गया ही नहीं वहां पे उसके स्वेरिंग इन पे। लेकिन जब ये 2002 का दंगा हुआ और संघ परिवार के बाकी मुद्दों पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, तो और फिर उन्होंने उसको प्रेस्टीज इशू बना लिया कि जो दंगा वंगा कराया गया, फिर हो गया कि वाजपेयी का कहना था कि इनको हम क्या कहते हैं, स्वैप कर देते हैं। ठीक है, स्वैप करने की बात थोड़ी एक्सट्रीम हो जाती थी, लेकिन अब मुझे लगता है वो स्वैप करना चाह रहे थे कि उनके दिल्ली में काशीनाथ राणा करके एक टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, कि चलो इसको ह्यूमिलिएशन, तो मुझे नहीं लगता वो कभी मोदी की तब भी करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि पार्टी में मोदी को लोग पसंद करते थे, और गुजरात एकमात्र उस समय में भाजपा का बहुमत प्रदेश था, वो सारे जगह चुनाव भी हार रहे थे सेंटर में। तो लोग ये कह रहे थे कि अटल जी आप कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अब आप रिजाइन मार दीजिए, तो मोदी तो नहीं जा रहे, ठीक है, तो आप आडवाणी जी को दे दीजिए, हम लोग देख लेंगे। तो ये सब चल रहा था कि उस टाइम में हुआ ये कि आप हमारे किसी एजेंडा पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो देयर सेक्शन ऑफ संघ परिवार, उनका ये कहना था कि भैया सरकार टूट भी जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, 4 साल हो गए हमें सत्ता में आए हुए, हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहे हैं। वो ऐसे गलत बात थी, ऐसा नहीं है फायदा नहीं हो रहा था। अब सोचिए, भारतीय मजदूर संघ जिसका बजट अगर 8 लाख है, वो इनके आने से अगर 8 करोड़ हो जाता है उस समय में, अगर इन्फ्लेशन के लिए अकाउंट करें, तो वो 100 गुना बजट में बढ़ोतरी का बहुत मतलब होता है। आप सोचिए, एक एनजीओ का एवरेज बजट जो 20 लाख का है, वो एक साल में 20 करोड़ हो जाए तो वो ओआरएफ बन जाता है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा इजाफा है। तो ये सब कहना कि उनको फायदा नहीं हुआ, ये गलत बात थी। उससे क्या होता है कि उस तरीके से इनकी सारे जो जितने एफिलिएट थे, सब में ज्यादा पैसा पंप हो रहा था इनडायरेक्टली। तो बहरहाल, लेकिन वो लोग ये कह रहे थे कि वो लोग इमोशनली जुड़े हुए थे इन सारे मुद्दों से, खास करके अयोध्या से, और ये लोग बूढ़े हो रहे थे सारे। इनका कहना था आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें आप रिजाइन मार दीजिए, आडवाणी जी को आने दीजिए, अगर एलाइड आडवाणी जी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो सत्ता गिर जाने। तो अब हमें वी आर एट अ टाइम, एट अ पोजिशन जब हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वाजपेयी वो करना नहीं चाहते थे, वाजपेयी को सत्ता बहुत प्यारी भी थी, और उनको लग रहा था कि इनेस्टेबिलिटी आएगी तो फिर उससे भी एलाइज भी बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो उनके मध्यस्थता का एक ही उसमें वो था कि उसको मोदी को स्वैप कर दे काशीनाथ राणा से, लेकिन काशीराम राणा से, लेकिन ये भी उन्होंने नहीं होने दिया। तो इन दी एंड एज ऑलवेज अभिषेक मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहता था, क्योंकि आप बोल रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टरशिप पीरियड की बात, तो मेरा ये सवाल था कि उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी जो पॉलिसीज थी वो भी बदलाव आई थी उस वक्त। तो मेरी जैसी मेमोरी है, एक
कुछ चीजें जो याद है, न्यूक्लियर टेस्ट आपने उसका जिक्र किया ही, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज भी लोग कहते हैं कि शायद एक अच्छी योजना थी। प्राइवेटाइजेशन हुआ जो कि जरूरत थी उस वक्त, और FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट, और नेशनल पेंशन सिस्टम रिफॉर्म, ये कुछ चीजें थी। इनमें से कुछ एक या दो चीजें थी क्या जो आपको लगा काफी दिलचस्प थी, या फिर उन्होंने अच्छे से हैंडल किया, या आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपकी धारणा बदलने वाली थी? जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका हो सकता है मेरे पास सबसे स्मार्ट उत्तर ना हो, लेकिन इसका मैं ब्रीफली में आपको उत्तर देता हूँ। ऐसा है प्रणय, भारत में किसी को ना रिफॉर्म्स नहीं चाहिए होता है, कोई भी पार्टी सत्ता में हो। और चूंकि अनुभव भी ऐसा रहा है हमारा कि सत्ता में जो पार्टी आई है वो अक्सर वो चुनाव हार जाती है। उसकी ये वजह नहीं है कि रिफॉर्म्स के कारण चुनाव हार जाती है, लेकिन उसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ऐसा अक्सर वो प्रोजेक्ट किया जाता है कि उसके कारण हार जाती है। और ये इस कारण ये इनके अटल जी के समय में भी हुआ। आप देखिए हुआ ये कि, और इस कारण से बहुत दिक्कतें आई। देखिए ना, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, तो ये तो पिछली सरकार के समय से ही ये बातें चल रही थी। और ब्रॉडली हमने अमेरिकन को कहा था कि भैया भाई अब वर्ल्ड बैंक और IMF के ग्रोथ मॉडल फॉलो कीजिएगा, तो ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन है कि आप प्राइवेटाइज कीजिए कई चीजों को। लेकिन उस चीज से संघ परिवार में बहुत खुंदक थी, भयानक खुंदक थी उस चीज को लेकर। ठीक है, तो होता ये था कि, और उनका ये मानना था कि आप एक तो दूसरा वो जमाना भी था, दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब वो स्वदेशी जागरण मंच पर चला रहे थे, तो उसमें बहुत सारे स्वदेशी लोग थे। तो उनका ये कहना था कि आप WTO छोड़ दीजिए और हम लोग अपना एक ऑल्टरनेट। भाई अब ये सोचिए कितना बिजार बात है। एक तो वाजपेयी बूढ़ा आदमी हो रहा है, उसको पता नहीं वो कितना दिन रहेंगे नहीं रहेंगे सत्ता में, उसको आप बोल रहे हैं कि आप एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट कीजिए, ये कहाँ से संभव है? तो एनीवे, ऐसा नहीं कि उसके कंसर्न सारे फिजूल थे। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी जो हमारी लड़ाई चल रही है, तो उनका ये कहना कि फॉरेन ट्रेड जो है अमेरिका बुली है, उसमें सच्चाई थी, लेकिन तालमेल नहीं हो पा रहा था। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि बहुत ही मुश्किल था सारा रिफॉर्म करना है वाजपेयी सरकार के लिए। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, उसमें किसी से कुछ लेना देना नहीं था, तो वो बिल्कुल फिफ्थ गियर में चला, क्योंकि उससे किसी को एक्सेप्ट फॉर उसमें वो लैंड एक्विजिशन की समस्या जो होती है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो उसमें ये था कि RSS का सुझाव था, उनके एक शेषाद्री जी थे, बैंगलोर में रहते थे, उनका सुझाव था कि ग्रामीण भी बना दिया जाए। तो ग्रामीण सड़क का जो बात हुई वाजपेयी के टाइम में, वो उनसे शेषाद्री जी से आता है। लेकिन आपने जिक्र किया है प्राइवेटाइजेशन का भी और FRBM का, और मैं ये समझता हूं कि बहुत ही वो क्लोजली डिबेटेड चीजें होती थी, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो नहीं करने देना चाहते थे। देखिए ना, उनके संघ परिवार के सारे लोग जो हैं वो रोड पे आ जाते थे उनके खिलाफ। अभी वो दत्तोपंत ठेंगड़ी आगे कह रहे थे कि यशवंत सिन्हा क्रिमिनल है, और वाजपेयी के बारे में और अशोक सिंघल प्राइवेटली कहते थे। देखिए मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा इनमें से सबको पता नहीं, इकोनॉमिक्स और फॉरेन पॉलिसी की बहुत समझ भी नहीं थी मुझे लगता है। तो वो उस समय की वो चढ़नी थी। अशोक सिंघल तो कहते थे कि आपसे नहीं हो रहा, आप छोड़ क्यों नहीं देते। तो उस समय ये सब तू तड़ाक वाली बातें, वो सब एक ही जनरेशन के लोग थे, और बहुत ही कंफ्यूजन का दौर था, वो तू तड़ाक काफी चलता था। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है प्रणय, आपने जब पूछा इसलिए बता रहा हूं कि जो भी रिफॉर्म्स होते थे ना, वो थोड़ा सा वो स्लाई पे होते थे। बेसिकली होता ये था कि वाजपेयी पीएमओ से कोई ब्रजेश मिश्रा जैसे कोई व्यक्ति, वो नटवर सिंह को फोन करेंगे कांग्रेस में, वो कांग्रेस से पूछते थे, क्योंकि कांग्रेस की राज्यसभा में वो थी, इनको तो मेजोरिटी थी नहीं राज्यसभा में, तो वो हर चीज ले जाते थे कांग्रेस के पास भीख मांग रहे हैं। कांग्रेस अगर वो तैयार हो जाए, और भी उसको पैर हाथ पकड़ रहे हैं महीनों तक, कभी कभी सालों तक, कांग्रेस अगर वो तैयार हो गई तो आके हो करके जो है अपनी पार्टी को व्हिप इशू कर देता था प्रमोद महाजन, और कहते थे चलो भैया सबको इसके लिए वोट करना है। अच्छा, उसमें से आधे लोग को समझ नहीं होता था क्या हो रहा है, आधे लोग करना नहीं चाहते थे, लेकिन उस प्रेशर में ना लोग जो है वो फोर्स हो जाते थे कि हम वोट कर दिया। अच्छा, वो भी एक खुंदक का विषय था वाजपेयी के प्रति, ये हमसे पकड़ के जो है वो रिफॉर्म्स वाले सारे वो करवाता है। इंश्योरेंस रिफॉर्म हुआ जो उस टाइम में आपको याद होगा 99 में, FRBM टाइप की भी जो चीजें हुई थी, कोई नहीं करना चाहता था। फिस्कल कंसोलिडेशन किसको चाहिए भाई साहब, आप सब्सिडीज काट रहे हैं, तो ये सब तो चुनाव हरवाने वाली चीज है ना, सब्सिडीज काट रहे हैं आप, इंडस्ट्री वो क्या कहते हैं जो स्टिक इंडस्ट्री है उसको बंद कर रहे हैं। देखिए किसी को ये दिमाग में नहीं आता है कि
सबको ये सोचते थे कि आप इसको बंद कर रहे हो, सिर्फ 500 लोग भी अगर ले ऑफ हो रहे हैं तो वो तो धरने का विषय बन जाएगा। वो अगले दिन हर मतलब वो महीनों तक वो हर न्यूज़पेपर में रहेगा। आप वहां पे अगर असेंबली इलेक्शन हो या चुनाव हो तो हम तो हारेंगे ही। तो ये तो मतलब सारा ही सब उसको एंटाई पीपल करके हर चीज पास ऑफ करते। देखिए सच्चाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। वो ये थी कि सिख इंडस्ट्रीज को हर कोई अपना क्या कहते हैं उसकी दूध हर कोई डूबता था, हर नेता उसमें से पैसा चूसता था, और जो ट्रेड यूनियन वाले थे तो ये बहुत ही उस चक्कर में हुआ क्या। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ कुछ मुझे ये भी लगता है कि जैसे एक दो जो इसमें प्रॉफिटेबल चीजें थी जो उसको भी आपने बेचा गया, लाइन उसको कही भी है काफी वो मुझे कंट्रोवर्सी बड़ी हुई अच्छी लगी कि कि आप फाइनली जो उनका एटलीस्ट पॉलिसी की तरफ ये आउटलुक था कि सरकार को कम चीजें करनी चाहिए और अच्छी चीजें करनी चाहिए, जैसे एजुकेशन और आपने बोला हेल्थ, डिफेंस वगैरह। तो शायद वो एक आउटफिट तो वो शायद पॉलिसी में भी बेसिक आया बेसिक एक कन्विक्शन। तरीके से हाँ, धीरे। और, आया आया आया। और देखिए प्रणय, प्रणय, इसमें एक अभिषेक ने एक छोटी सी एक ही लाइन लिखी थी, पर मैंने जो एक नोटिस किया कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने इवन ट्राई किया था कि पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन क्यों जरूरत है करने की। जी जी अब ये सवाल 70s में पूछना, एटलीस्ट आई थिंक उनके बेसिक्स पॉलिसी और जी गवर्नेंस को जी लेके काफी ठीक ठाक हो गए थे 70s तक। जी जी। मुझे लगता है टू हिज क्रेडिट वो काफी एम्बिशियस थे इस चीज को लेके। और देखिए ना, वो एक इकोनॉमी वाले सेक्शन में वो मैंने ये भी लिखा है कि वो जोक मारते थे कभी कभी कि भारत दो ही चीज तो ठीक से करता है, या तो आप मिस वर्ल्ड कंपटीशन जीतते हैं, या भी अब जाके थोड़ा सा आईटी वाईटी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। वो कहते थे कि अगर इसको भी खत्म करना है तो उसको सरकार में ले आओ, हाँ। फिर 2 साल में वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये इट्स ऑल्सो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में उस चीज को लेके ये बहुत ऑडेशियस थे। जब मारुति का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उनको ये पता था कि मारुति हाउस होल्ड नाम बन चुका है, कि अब छोटे शहरों में भी मारुति 800 उस समय में घुस चुका है। तो अगर अपोजिशन मुझे इस चीज के लिए अटैक करेगी कि ये तो भाई फैमिली का ये गहना बेच रहा है, ये ऐसा आदमी ये देश बेच रहा है, नेगेटिव तो यही होता है ना, देश बेच रहा है, देखो मारुति को दे दिया, जापानी लोगों को दे दिया। तो उनको ये पता था, बहुत ही कम्युनिकेशन वाइज तो बहुत ही श्रूड थे वो तो। सोशल मीडिया के मतलब टीवी के जमाने में वो लाउड स्पीकर वाले समय के थे ना, तो उन्होंने अपने समय में भारत का कम्युनिकेशन इवॉल्व होते देखा था, लाउड स्पीकर से रेडियो से लेके टीवी तक। तो उनको पता था कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है उनके जहन में ये एक आइडिया भी था कि अब बुढ़ापा आ गया है, और अगर इंडिया को compete करना है ग्लोबली, तो ये टफ डिसीजन जो है ये तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि वो कंपेयर करते थे, चीन से अक्सर कंपेयर करते थे, और बहुत ही बिलेटेडली उनको ये पता चल गया था कि चीन क्यों ग्रो कर रहा है और हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा शॉर्टकट मारा भैया। चीन ने मुश्किल अपने लिए पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश किया, इतना वायलेंट रिवॉल्यूशन किया, तब जाके पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, तब जाके पहले फिर मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया, तब जाके जो है वो एक बेस बना मैन्युफैक्चरिंग का। और उसका कितना ट्रॉमा है उस समाज में, पर चलिए उसकी बात वो बात नहीं करूंगा। पर कहने का मतलब उन्होंने अपनी नींव जो है वो सॉलिड डाली, और अब जाके वो जो है एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी वो compete कर रहा था दुनिया से। तो उनको ये देखते थे कि भारत कहाँ पीछे रह गया, तो उनके जहन में कहीं ना कहीं तो आता था कि हमने हमेशा से शॉर्टकट मारा है। तो उनको, मुझे ऐसा लगता है सौरभ, की उनके जहन में ये शायद ये बात थी बिल्कुल स्ट्रांगली कि चलो यार चुनाव वुनाव चलता रहेगा, और मैं भी बुढ़ा गया हूँ और मेरी कितनी उम्र बची है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी करके जाऊं जो मीडियम रन में इंडिया के लिए अच्छी रहे। तो उस सेंस में मुझे लगता है वो काफी ज्यादा ऑडेशियस थे as compared to the present prime minister. And if you ask privately, most people will tell you कि वाजपेयी was as a reformer far more courageous, मतलब टेम्परामेंट वाइज। मैंडेट तो छोड़ दीजिए भाई साहब, कोलिशन गवर्नमेंट में मैंने बताया ना आपको, वो पकड़ पकड़ के व्हिप इशू करा के जो है वो स्लाइड पे करवाते थे जो भी होता था। तो लेबर रिफॉर्म्स, लेबर तो इसलिए नहीं हो पाया, कांग्रेस करीब करीब मान गई थी, उसी बीच में हो गया कि तहलका आ गया, तो उनको लगा कि हम सरकार गिरा के अपनी सरकार बना सकते हैं 2001 में, वरना उस पर भी बात चल रही थी कि लेबर रिफॉर्म्स किए जाए। तो मैं मानता हूँ कि कुल देखिए कितना अपोजिशन था उनको, संघ परिवार, मतलब कांग्रेस तो चाहता ही है कि आपकी सरकार टूट जाए, ठीक है, एलाइज नहीं चाहते हैं रिफॉर्म्स अदर देन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, कोई एलाई नहीं चाहता था, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहते थे, ठीक है, कोई नहीं चाहता था। आपके संघ परिवार में जो है, जो एमपीज हैं, आधा से ज्यादा वो नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स हो। तो वैसे में कोई आदमी जो मैन्यूवर भी कर पा रहा है कुछ चीजें, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात थी, और उसका उनको थोड़ा क्रेडिट जाता है। ये देखिए, ये मैं मानता हूं कि उस समय करप्शन वरप्शन हुआ, लेकिन मेरा
मानना है कि फिर भी ओवरऑल जो नियत नियत की जो बात करें, नियत की जो बात करें ना, तो नियत से वो थोड़े ज्यादा रिस्क टेकर और ऑडेशियस थे। उनको ये पता था कि इसके थोड़े से ग्रेव कंसिक्वेंसेज जो है वो हो सकते हैं, और जो कि हुआ बाद में जाके। लेकिन ये देखिए ना, एफआरबीएम का फायदा जो है प्रणय, वो आगे की सरकारों को मिला। मुझे लगता है कि प्राइवेटली मैं बता रहा हूँ, मेरी एक मेंटोर थी पटना में, वो जुड़ी हुई थी इस एक कमेटी से, एफआरबीएम से जुड़ी। शी वॉज अ सीपीएम मेंबर, शी टीचेज एट जेएनयू, तो इमोशनली ए सीपीएम मेंबर, एंड शी यूज्ड टू से कि एफआरबीएम एक बहुत अच्छा एक्ट था, क्योंकि उसके लिए जो ऑडेसिटी चाहिए वो ज्यादातर लोग नहीं दे सकते हैं। तो ये सब बातें थी, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप कह सकते हैं कि वो काफी रिस्क टेकर थे इस मामले में। जितने कम मैंडेट में आपको हर कोई अपोज कर रहा है और उतना वो मैन्यूवर कर पाए अपने प्राइम मिनिस्टर ईयर्स में, वो भी बड़ी बात थी। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें कहीं फ्रॉड हो रहा था, कहीं घोटाला हो रहा था, उसमें भी जो है, और वो बूढ़े हो चुके थे और उनके पीठ पीछे बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे थे और थोड़ा वो भी लैक्स हो गए थे। तो ये सब बातें भी साथ में चलती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म कम हो गया था या खत्म हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अरे नियत भी थी, और मुझे लगता है कि उससे इंडिया को थोड़ा फायदा तो हुआ, जी बिल्कुल। टेलीकॉम में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन चीजों में खास करके। जी जी, ये तो नहीं, ये बहुत सही बताया आपने। एक और सवाल मुझे आपको जो पूछना था, और अ, तो एक चीज़ जो मुझे नहीं पता थी बिल्कुल भी वाजपेयी जी के बारे में, वो ये कि उनकी निजी जीवन बहुत ही अपरंपरागत था। और ये चीज़ ऐसी है कि ज़्यादातर आपने लिखा है कि ज़्यादातर पत्रकार वगैरह को इसके बारे में पता था, लेकिन ज़्यादा किसी ने लिखा नहीं था, और आपने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है, और हाँ बहुत हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिखा है जो है उस हिसाब से। तो जी तो मुझे एक तो ये समझ नहीं आया कि कैसे उस जमाने में किसी ने ऐसी एक बहुत ही अपरंपरागत निजी जिंदगी के बावजूद हाँ उनके हाँ। अगेंस्ट उसका इस्तेमाल नहीं हुआ पॉलिटिकली, या हुआ तो पर हमें पता, एटलीस्ट लोगों को तो ज्यादा पता नहीं चला। जी और जी। तो हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरा ही कि आपको क्यों जरूरी लगा कि इस चीज को एड्रेस करना या उसको इसके बारे में लिखना आपकी किताब में। जी नहीं, अगेन बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अ, इसमें दो तीन चीजें हैं ख्याति। एक तो पहली बात ये है कि थोड़ी इसमें, जैसा आपने कहा कि सिविलिटी जरूर थी। उनके पत्रकारों से बहुत अच्छे संबंध होते थे हमेशा। ना सिर्फ उनके, मिसेस कॉल के भी पत्रकारों से जनरली अच्छे संबंध होते थे। आज भी, अभी मैं जा रहा हूँ उनकी फ्यूनरल में, शंकरसेन ठाकुर का डेथ हुआ है, तो उनके फादर थे जनार्दन ठाकुर, वो भी बहुत बड़े पत्रकार थे, उनको वो राखी बांधती थी मिसेस कॉल। तो उससे ये होता था कि कई बार लोग प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं लिखते थे, या उनको लगता था कि चलो यार ये चीजें लिखनी, क्योंकि कोई, पहली बात कि वो कोई छिपी हुई चीज भी नहीं थी। इफ यू वेंट टू वाजपेयी हाउस, शी ओपन द डोर। तो ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ, वो बहुत ही कोई छुपा के वो कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये भी था कि देखिए, वाजपेयी की पर्सनैलिटी में एक बहुत ही, इन चीजों पे वो कैलकुलेटेड वे में एम्बिगुअस थे। तो वो शुरू शुरू में ना, कम से कम 60-70 के दशक तक वो हमेशा इस बात का फायदा उठाते थे। पब्लिकली वो कहते थे क्या, कि मैं अकेला हूँ, मैं कुंवारा हूँ, मैंने तो देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी ये लगता था, शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता हो। बिल्कुल सुना। जी। और कुछ देखिए, कुछ हद तक ये सही बात भी थी। अगर उनका आप अर्ली करियर देखें, ठीक है, मतलब जब तक वो अपने मिड 30s में थे, उनसे वो राजकुमारी जी से वो मिले होंगे जब वो लेट 30s में थे, तो तब तक वो प्रचारक थे, और थे वो फकीरापन, वो मतलब वो थी फकीरी उनमें एक तरीके से, और वो तब तक वो कह सकते हैं। लेकिन 60 के बाद तो ये सही नहीं था। लेकिन फिर भी, और इवन इवन देन ही डिडंट गेट मैरिड बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ रीजंस, जो कि लंबी कहानी है, वो किताब में है पहले वाले वॉल्यूम में। तो इसका वो फायदा खुद भी उठाते थे। तो वाजपेयी भी ये कहते थे कि कुछ भी हो, कि कहते थे कि मेरा क्या है, मैं चुनाव भी हार जाऊं, मैं तो एक रूम में रह सकता हूँ, और वो बात तक कहते थे ये चीजें, 80s तक ये कहते थे। ठीक है। हम्म। तो हाँ, ये 80s तक कहते थे कि मेरा क्या है, मैं तो, आप मुझे एक कमरा दे दीजिए, मैं तो कहीं भी रह जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। ये फिजूल की बातें थी जबकि, तो जानबूझ के ये उनकी एक एम्बिग्विटी थी। और थोड़ा सा मुझे लगता है बाद में जाके प्रेस में ऐसा था कि थोड़ा डर भी एक वन ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे मुझे लगता है आउटलुक ने 98 में कवर स्टोरी किया था ऑन द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस। बेसिकली उस टाइम में क्लिंटन साहब पे चल रहा था अमेरिका में इम्पीचमेंट की चीजें, जो मोनिका लेविन्स की सेक्स स्कैंडल, क्लिंटन
सेक्स स्कैंडल वाली बातें चल रही थी, तो उसको बैकग्राउंड में रखते हुए आउटलुक एडिटेड बाय वेरी ऑडेसियस विनोद मेहता, उन्होंने एक कवर स्टोरी किया था। और इमेजिन कीजिए कि उन्होंने सबके बारे में लिखा एक्सेप्ट फॉर वाजपेयी, जो कि मतलब कि उस टाइम ही वाज एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक यही था कि थोड़ी सिविलिटी थी और थोड़ा भय भी था। उनको लगा कि यार इस चीज पे अगर मैं सिर्फ फोकस करूं तो क्या पता पीएमओ अगर बुरा मान जाए और क्या पता कुछ पिटाई करना चाहे तो शायद मुझे बाकी लोग भी उसको लेकर सिंपैथाइज नहीं करेंगे। तो ये बात थी। लेकिन इससे जुड़ी हुई ये बात क्या कहते हैं, एक और बात ये है कि उन्होंने बाद में किया, विनोद मेहता ने बाद में फैमिली पे स्टोरी इसलिए किया क्योंकि उनके जो दामाद साहब थे या उनका जो किचन कैबिनेट था जिसको रामजस क्लब इनफॉर्मली कहते थे, तो उसमें 4 में से 3 लोग ऐसे थे जिनको वाजपेयी बचपन से जानते थे। एक तो बेटी थी और दामाद थे, और अशोक सैकिया थे जो कि जिनको वो रामजस में वो बचपन से जानते थे, जब मतलब बेसिकली जब वो 18 साल के थे अशोक सैकिया। और कुछ समय तक उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो भी मिसेस कॉल के एक रिलेटिव थे। तो उसकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड वजह थी, पर पीएमओ में जब करप्शन के चार्जेस लगे तो फिर उन्होंने बाद में किया था ये चीज। लेकिन उस समय सिर्फ अच्छा। प्राइवेट लाइफ की बात जब आई तो उन्होंने भी नहीं किया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो था, इट्स अ मिक्स ऑफ सिविलिटी एंड फियर। मुझे लगता है कि भारत में ब्रॉडली स्पीकिंग फिर से अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कैरेक्टर जो है नेताओं का वो उनके पब्लिक पर्सोना से ज्यादा करते हैं जज, एज अगेंस्ट प्राइवेट मोरालिटी, जो कि अमेरिका में होता है। अमेरिका में लोगों को और उनकी अपनी प्राइवेट मोरालिटी, उनका अपना मैरिज का स्टेटस क्या है, इन चीजों को बहुत गौर से लोग देखते हैं। इंडिया में क्या होता है कि उस चीज को लेके गॉसिप तो होता है लेकिन वो टैबलॉइड में वो कम आता है, और वो स्कैंडल पर स्कैंडल एक पर एक हिपोक्रेसी भी है ना। हम चाहते भी हैं कि मतलब हम इस बात को ग्लोरीफाई भी करते हैं कि यह आदमी तो अकेला है, उसका तो कोई आगे पीछे है नहीं, हाँ तो वो हाँ, कोई करप्शन नहीं करेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल एक बिल्कुल इसको हाइप अप किया जाता है, तो हम पसंद करते हैं कि हमारा जो भी नेता हो वो फकीरी है उसमें, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल यह है कि वो हिपोक्रेसी है। सच्चाई उनकी कुछ और है, तो वो फिर अगर आप हिपोक्रेसी कह मतलब लीजिए। इसमें तो कोई खराब बात भी नहीं है। मैं नहीं कहूंगी किसी को हमें जज करना चाहिए बिल्कुल उनके बिल्कुल, जीवन के हाँ हाँ लिए। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल हिपोक्रेसी तो है ही। वो तो मतलब गोज विदाउट सेइंग कि मतलब इन चीजों को लेके, सेक्सुअलिटी प्राइवेट लाइफ को लेके इतनी हिपोक्रेसी है, और सेक्सुअल रिप्रेशन इतना मतलब कि ऑन एन एवरेज इतना ज्यादा है। ये सब बातें, सारी बातें वो सही बात है। पर मेरे कहने का मतलब ये था कि मीडिया वहां पे ना ये फैमिली वैल्यूज को थोड़ा सा ज्यादा पुलिस करती है। अब इसका मुझे ये कोई साइको एनालिस्ट ही बता सकता है कि क्या वजह है। हो सकता है कि क्योंकि वो इंडिविजुअलाइज सोसाइटी है तो इसलिए होता है हर किसी को कि इंडिविजुअल की प्राइवेट मोरालिटी को ज्यादा दिया जाए, और उनका फैमिली लाइफ, वो अपने फैमिली को कैसे ट्रीट करता है, फैमिली मैन या वुमन है भी या नहीं है, उस पर ज्यादा जज किया जाए। तो इंडिया में ज्यादा मुझे लगता है कि वो पब्लिक पर्सोना है कि भाई वो उसकी इंटेग्रिटी कैसी है, ऑफिस में बोलता कैसा है, एक्सेसिबल है या नहीं। मैं अगर आप लोकल लेवल पे भी देखें ना तो किसी एमएलए को भी या एमपी को भी लोग ऐसी ज्यादा जज करते हैं, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द अदर कंसिडरेशन की वो कास्ट, कम्युनिटी, करिश्मा, आइडियोलॉजी। बट फॉर सम रीजन और द अदर दैट मे बी सुधीर कक्कर टाइप के लोग बता सकते हैं ज्यादा अच्छे से, मतलब अपार्ट फ्रॉम व्हाट उस आई। समय भी, और उस समय भी जो पढ़ा अभिषेक ना, जितना मुझे याद था, बाय द वे आप ही की बुक से मुझे पता चला कि वाजपेयी जी की बेटी भी थी, क्योंकि उस समय भी रंजन भट्टाचार्य का नाम ज्यादा आता था। तो सिर्फ ये था कि हाँ उनके हाँ दत्तक पुत्र जो हैं वो हाँ हाँ करप्शन में इन्वॉल्व हैं और डिसीजंस ले रहे हैं। पर ये हाँ बात कि हाँ, वाजपेयी जी की एक बेटी खुद की भी थी, ये चीज एटलीस्ट इतनी पॉपुलर तो नहीं थी कि मैंने तो नहीं पढ़ी थी। नहीं 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 कहीं पे नहीं शायद लिखी हुई आ गई हो, तो नहीं, शायद नहीं लिखी हुई थी। इट केम टू कि मी तो ये ग्रेजुअली, शायद इट केम आपकी टू मी, बुक में पहली बार क्लियरली लिखा है। देखिए इट केम टू मी ग्रेजुअली। आई सॉ द फेस ऑफ द डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज लाइक ओके दैट्स वाजपेयीज डॉटर, शी हैज अ फैट नोज, हम्म। आई डोंट मीन इन अ डेरोगेटरी वे। हम्म। तो मुझे लगा कि ये तो श्योर। शक्ल से लग रहा है कि वो हैं, पर मेरा काम ये था हाँ। स्टैब्लिश, तो आई ऑलरेडी हैड अ हंच। तो हम्म। पर धीरे 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 एज आई स्पोक टू पीपल, तो मैंने जो एक चैप्टर जो है उनकी प्राइवेट लाइफ के पहले खंड में, उसमें मैंने सब कुछ जो बताया है वो, उसमें मैं किसी को बिल्कुल। कोट नहीं कर सका क्योंकि लोग बात ही करने के लिए उसी कंडीशन में तैयार हुए कि आप अगर हमें कोट ना करें तो। इनफैक्ट वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल। आप लिखिए भी मत इस बारे में। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं हम्म। आई ट्राई कि मैं इसको जितना शालीनता से लिख सकूं, लेकिन
उनको मैंने बताया भी नहीं हर किसी को। बेसिकली आई नॉट राइटिंग वाज नेवर माय ऑप्शन। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्यों ना लिखूं भाई। पहली बात तो ये है कि एज अ बायोग्राफर आई थिंक हर किसी का प्राइवेट लाइफ है, सेक्स लाइफ है, मैटर्स अ ग्रेट डील इन हाउ इट अफेक्ट्स देयर पब्लिक लाइफ। आप प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं वो तो होता ही है कि आप इमोशनली सेक्सुअली फुलफिल्ड है या नहीं है, आपका अपना जीवन है या नहीं है। और इसलिए मैं ये बिल्कुल रोमांटिसाइज नहीं करता हूँ। मुझे कोई कहे कि भैया उसने परिवार छोड़ दिया है और 20 घंटा काम करता है, इफ यू आस्क मी दैट क्रीप्स मी आउट कि भाई मतलब ये खतरनाक आदमी है, मतलब मुझे वो समझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका आपका अगर परिवार हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बीवी ना हो, कोई हस्बैंड ना हो, पर एक फुलफिलिंग फैमिली हो, आपके जीवन में शौक हो, पैशंस हो और भी उस चीज को लेके, तो मुझे लगता है वो आप एज एन इंसान भी सही और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए नेता भी सही, आप एक ज्यादा कुशल होंगे। मुझे वो उस बात से डर लगता है कि कोई कहे कि इसका कोई नहीं है और ये 18 घंटा काम करता है, तो मतलब ये मुझे बहुत ही क्रीपी लगता है और खतरनाक भयावह लगता है। ठीक बात। नहीं, वैसे चलिए आपने अभिषेक, इस काफी बात पे आज की रिस्पेक्टफुली लिखा है उनके बिल्कुल बारे में, सो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल कोई सैलेशियस चीजें नहीं है उसमें। कोशिश की है। देखिए चलिए। मुझे लिखना तो था, लेकिन मैंने ना ये एक बार वही पैट्रिक जब थे तो उनसे मैंने पूछा कि हाउ शुड आई गो अबाउट राइटिंग, क्योंकि इंडिया का सब सर्कमस्टेंस इतना अलग है। तो उन्होंने ये कहा था कि यू शुड ऑलवेज फाइंड द वे ऑफ राइटिंग अबाउट इट। तो देखो, तो मुझे ना, देखिए ज्यादातर इंडियंस नहीं लिखते हैं प्राइवेट लाइफ के बारे में, चाहे वो कांशीराम मायावती का हो, जो हु आर पार्टनर्स बाय द वे, आई थिंक इट कैन बी वेरी सेफली सेड नाउ, या बहुत सारे हैं। और मुझे वो बहुत ही बचकाना लगता है, क्योंकि आप वैसा नहीं करके ऑनेस्टली प्रणय, ख्याति, सौरभ, आई वुड नॉट वांट टू रीड अ बुक तभी, दैट डज नॉट, क्योंकि उसमें है कि आप वो फिर तो आप इवेंट्स को नरेट कर रहे हैं कि ये हुआ। मैं तो साइकोलॉजिकल इनसाइट जानना चाहता हूँ, मुझे कोट्स नहीं चाहिए। और सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए तो मैं प्रताप भानु मेहता को इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकता हूँ। तो अगर मुझे आप फुल लेंथ मैन्युस्क्रिप्ट दे रहे हैं तो मुझे उसकी साइकोलॉजी चाहिए। ये मुश्किल काम है, उसके लिए आपको थोड़ा भागदौड़ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन साइकोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युस्क्रिप्ट का एम हमेशा साइकोलॉजिकल होना चाहिए, कि आप कुछ नया बताएं, इवेंट्स को डिस्क्राइब करना नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से आई एम वेरी एरोगेंट कि मैं जब भी, मैं शायद ना लिखूं मोटी और भी कोई किताब, लेकिन मैं लिखना चाहूंगा। मुझे हाँ ये जरूर है कि मैं लिखूंगा तो एक I'll write it with a sense of responsibility. I'll write it without making it salacious. वो जरूर है, और इसीलिए ज्यादातर लोग नहीं लिखते हैं। उनको पता सब कुछ रहता है, उनको लिखना नहीं आता है उनको प्राइवेट लाइफ के बारे में। अगर मैं कह दूं तो ज्यादातर इंडियन बायोग्राफर्स या हम इन आप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पे भी इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि उनको वो कला नहीं होती हो, या फिर वो क्राफ्ट पे काम नहीं करते हैं कि वो कैसे इसको शालीनता से लिख सकें। ऐसा मुझे लगता क्योंकि है। वो ऐसा इतना टाबू है कि जब बोला तो वो फिर गाली या अजीब तरह से, सेंसेशनल तरह से ही बाहर निकल के आता है। तो ठीक बात है आपने। तो तो ये आई मीन आज की तो मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को एकदम इतना कुछ जानने को आज मिला होगा। लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि ये 5% भी नहीं है कि जो किताब पढ़कर आपको वाजपेयी जी के बारे में समझ में आएगा। तो आपने मेरे हिसाब से अभिषेक बेसिकली अपना पहला टॉपिक भी ऐसा चूज किया कि जबरदस्त व्यक्तित्व जिन्होंने इतना जिनकी खुद की जीवन भी कॉम्प्लेक्स है, प्राइवेट भी और पॉलिटिकल भी और अलग अलग तरह से, और जिनका जीवन इवॉल्व हुआ है। तो एक तरीके का यूनिडायमेंशनल कैरेक्टर भी नहीं है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर जो कि सालों साल इवॉल्व हुए, लेगेसी छोड़ने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है आपने वो कैप्चर भी किया। ऑडेशियस आपने टॉपिक पकड़ा, और टॉपिक पकड़ने के बाद शायद आपको खुद ही पता चला कि वो और भी ज्यादा ऑडेशियस था जितना आपने सोचा हाँ हाँ था हाँ, शुरू करने फंस से गया। पहले। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। तो फिर से मैं अंत में रिकमेंड करूंगा कि ये 2 किताब का वॉल्यूम जरूर पढ़िए। और इसके बारे में, और ये मेरे ख्याल से हिंदी में भी अब तो आ चुका है या अभी आ रहा है नहीं, अभिषेक? मैंने तो देखा हिंदी में भी था कि, आने या वाली है मराठी में। सरकार। हुआ ये, मैं हर चीज शायद बताना ठीक नहीं रहेगा, हुआ ये कि जिनको जिम्मा पड़ा था वो थोड़ा सा उसमें एआई वीआई का लफड़ा हो गया, और थोड़ा सा मुझे उसमें अच्छा। थोड़ी सी समस्या आ गई। तो मैं ज्यादा अभी कुछ नहीं कहूंगा, बट आई एम वर्किंग हार्ड ऑन ब्रिंगिंग आउट द टू वेरी सून। और मैं, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी बोलता हूँ, जैसा मैंने शुरू में बताया कि हम सबों की एक तरीके से मातृभाषा है, तो मैं हिंदी को लेके मैंने मराठी मैंने छुआ ही नहीं। मराठी अभी आई है पहली अच्छा। वॉल्यूम, मैंने कहा मराठी मुझे छूना ही नहीं है, क्योंकि मैं
हिंदी के साथ ये कि मैं ना छूऊं ऐसा हो नहीं होगा, क्योंकि फिर मैं क्योंकि वो पैतृक और मेटरनल गांव भी चला जाएगा, वहां लोग कहेंगे कि इसको हिंदी लिखना नहीं आता है, ये सारे चैनल्स पे जाके इंटरव्यू देख रहा है, तो उसके लिए भी मैं शुक्रिया। हिंदी से नहीं बच सकता हूँ। तो इसलिए मैं करूंगा, ठीक। वरना मैं अब इस प्रोजेक्ट को छूना नहीं चाहता हूँ। तो अगर कोई हिंदी में ढंग से कर दे तो अच्छा होता, लेकिन मुझे उसमें फिर भी समय कुछ बर्बाद करना बिल्कुल ही पड़ेगा, बिल्कुल। पर वो आ जाएगी होपफुली बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर, बोथ द वॉल्यूम्स शुड बी आउट। वेलकम इन। बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत शानदार अभिषेक, बहुत मजा आया आज की बात ओके, शुक्रिया। थैंक यू सो मच ख्याति, प्रणय, सौरभ, फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज लवली चैटिंग विथ यू। और कभी अगर समय मिला तो साथ में बैठ के कभी चाय वाय भी पी सकते हैं। में। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जरूर।